Yes, we are live now. Hello friends, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस का सेशन 10 है ये जिसको आप अपने आप में एक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि कंटेंट हम डिस्कस करते रहते हैं और बीच में फिर कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आपको एटलीस्ट थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन हो जाए, बीच में एक टेस्ट की तरह काम आ जाए कि आपने जो सीखा पिछले सेशंस में वो पेपर में किस तरीके से आता है पुराने पेपर्स के अकॉर्डिंग, और कैसे क्वेश्चन बन सकता है वहां से, और कितना आप समझ पाए, आपका कॉम्प्रिहेंशन कितना हुआ, कितना आप रख पाए दिमाग में, याद रह पाया। तो वो एक चीज़ है। बाकी इसके जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो अलग से चलेंगे जब कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बीच बीच में ये सेशंस चलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। और सभी को गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देर लगी है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी कुछ में भी थोड़ी सी। कौन सा कैमरा यूज करते हो? ये सोनी का है, एक अच्छा सा है कैमरा, मतलब पहले एक और बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी मैं ऐसे किसी और लाइव सेशन में बात करेंगे, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आज के लिए और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द विलेजेस ऑफ बिहार मैनी फार्मर्स डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इज। भाई बिहार के कई गांवों में अतिरिक्त किसके लिए, धन के लिए, या कह सकते हैं एक इनकम के लिए क्या करते हैं कई लोग, मधुमक्खी पालन करते हैं। और मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय कौन सा होगा? तो ये अपने आप में एक चैप्टर है बी कीपिंग पर, और मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ पहले ही सेशन में कि बी कीपिंग के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा समय सबसे बेहतर रहता है। पहला ऑप्शन है जनवरी टू मार्च का, फिर है अप्रैल टू जून, फिर है जुलाई टू सितंबर, और डी ऑप्शन कहता है अक्टूबर टू दिसंबर। बहुत बड़े आप लोग आंसर कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों के आंसर एकदम करेक्ट हैं। जब ऐसे 2-3 हजार लोग आप लोग साथ में मिलकर आंसर करते हैं या एक डिस्कशन होता है तो अपने आप एनर्जी डबल हो जाती है। अक्टूबर टू दिसंबर जो है वो बेस्ट टाइम रहेगा अगर हम बात करें मधुमक्खी पालन के लिए शुरुआत करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसमें सही आंसर हुआ। क्लियर हुई बात यहां तक की? एग्जैक्टली। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने हद तक ठीक हो पाती है चीज। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द वर्ड्स इंटीमेटली रिलेटेड। भाई आंतरिक रूप से रिलेटेड हैं, कुछ 4 वर्ड्स दिए हुए हैं हर एक ऑप्शन में, और उन 4 वर्ड्स में से कौन से वो वर्ड्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटीमेटली कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। फटाफट से देखिए 4 ऑप्शंस, ये देखने वाला क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाम नहीं लिया जाएगा, पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाद में नाम लिया जाएगा, है ना। मैं बिहार से हूँ। बहुत बढ़िया जी, आंसर कीजिए। आयरन। हाँ, मिक्स्ड आंसर्स दे रहे हैं आप लोग। देखिए समझिए, जो आंसर होगा वो बी होगा। तो जितने भी लोगों ने बी आंसर किया है, जो कि कम ही लोगों ने किया है, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन डाउन जाएगा, और हीमोग्लोबिन डाउन जाएगा तो एनीमिया होगा आपको, और एनीमिया की कमी जो है वो पूरी होगी आंवला से, यानी कि आंवला में आयरन होता है। तो ये कनेक्शन ज्यादा बेहतर बनता है बाकी के 3 ऑप्शन से। क्लियर हुई बात? तो आंसर जो है वो इसका बी ऑप्शन है, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक बार समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हमारा डिस्कशन हुआ था, पिक्चर्स आपको याद होंगी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट स्नेक्स। स्नेक्स पर एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, स्नेक्स के ऊपर अलग अलग तरीके से घुमा करके पूछता है स्नेक्स के बारे में। बिल्कुल, तो स्नेक्स की अगर हम बात करें तो स्नेक्स के विषय में कौन सी बात ठीक होगी? पहला ऑप्शन है ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर फाउंड इन आवर कंट्री। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। या फिर बी ऑप्शन, कोबरा इज अ पॉइजनस वैरायटी ऑफ स्नेक्स। जो कोबरा है वो एक जहरीली वैरायटी है सांपों की। या फिर अ पॉइजनस स्नेक हैज 4 हॉलो टीथ फैंग्स थ्रू विच द पॉइजन एंटर्स द बॉडी ऑफ अ पर्सन व्हेन द स्नेक बाइट्स। 4 हॉलो टीथ होते हैं, फैंग्स जिनको हम कहते हैं। या फिर मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स इज मेड फ्रॉम द स्नेक बाइट्स इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन। ठीक है, 2 बार टाइप हो गया है। मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन, यानी सांप के जहर से ही बनाई जाती है सांप के काटने की दवाई। बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज गलत है यहाँ पर, 4 हॉलो फैंग्स नहीं होते, दांत जो है वो 4 नहीं होते, 2 होते हैं। मैंने आपको ऐसे दिखाया भी था डॉट लगा करके। तो यही पॉइंट जो है गलत है। बाकी सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं भारतवर्ष में। पॉइजनस वैरायटी है कोबरा, बिल्कुल सही है, और मेडिसिन जो है वो सांप की जहर से ही बनाई जाएगी। तो कौन सा सही हुआ? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मतलब ए ऑप्शन यहां क्लियर हुआ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ की बात करता है जो, ठीक। तो ए ऑप्शन सही हुआ। क्लियर हुई बात?
4 प्रकार कौन से हैं स्नेक्स के जो पॉइजनस हैं, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, याद आए तो, नहीं तो आपके सामने ये प्रस्तुत किए जाते हैं। कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रसल वाइपर है जिसको डुबोइया कहेंगे, और 100 स्केल्ड वाइपर है। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है कोबरा, वो है आपका कॉमन क्रेट, फिर आपका ये रसल वाइपर, और लास्ट वाला जो है ये है 100 स्केल्ड वाइपर जिसको अफाई कह देते हैं, ये व्हाइट वाला। ठीक, तो ये 4 प्रकार हुए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग्स द आर्टिस्ट यूज, मधुबनी पेंटिंग पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मधुबनी पेंटिंग की अगर हम बात करें तो ये किससे बनाई जाती है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। पहला है स्पेशली मेड पोस्टर कलर्स, पोस्टर कलर्स से बनाई जाती है, या फिर एक अच्छी गुणवत्ता वाले पेंट से यानी फाइबर पेंट्स के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, या फिर सी ऑप्शन पेंट्स मेड बाय डिसॉल्विंग सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड को मिला करके एक पेंट बनाया जाता है, मतलब क्या कहने। कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, जो पाउडर्ड राइस है उसका मतलब चावल का एक तरीके से पेस्ट बना करके उसमें कलर मिला करके, जो नेचुरल कलर्स हैं जैसे हल्दी हो गई, नील है, इसके अलावा और बहुत सारे फूलों के रंग, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है मधुबनी पेंटिंग। और ये जो फेमस है ये मधुबनी जगह की वजह से है। आप में से कई लोग जरूर देख रहे होंगे मधुबनी से, जो कि बिहार में है, डिस्ट्रिक्ट है एक, हमने डिस्कस किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉज अल-ब्रूनी। कल ही हमने डिस्कस किया है अल-ब्रूनी के बारे में कि अल-ब्रूनी क्या है, उज्बेकिस्तान से आया था, और क्या था वो आप बताएंगे अभी। पहला ऑप्शन है, आ कुतुब शाही रूल्ड आर कंट्री फॉर अबाउट 40 ईयर्स, एक कुतुब शाही शासक था जिसने 40 साल तक हमारी कंट्री पर राज किया। या फिर बी ऑप्शन, आ ट्रेडर फ्रॉम अफगानिस्तान हु केम टू स्टडी द ड्राई फ्रूट मार्केट्स ऑफ आवर कंट्री, अफगानिस्तान से आया था जो ड्राई फ्रूट्स की मार्केट को समझने आया था भारत की। या फिर सी ऑप्शन, आ ट्रैवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान हु रोट अ बुक विच इज हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ आवर कंट्री, एक ट्रैवलर था उज्बेकिस्तान से आने वाला जो जिसने किताब लिखी हमारी कंट्री के बारे में, यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी। ये कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो चबूतरेज हैं, यहाँ चबूतरा जो बनते हैं उठा करके, और कैसे जो आर्किटेक्चर है यहाँ की, जो लेक्स हैं, इन सब के बारे में उसने बात की थी। और ये उज्बेकिस्तान से आया था अल-ब्रूनी। ठीक, तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी वाली बात नहीं होगी। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा अल-ब्रूनी के बारे में। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया, आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ सभी का। श्वेता, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ। हमने बात की थी भाई बछेंद्री पाल की, जो कि भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला बनी माउंट एवरेस्ट के चोटी पर जाने वाली, जिसको सागर माथा भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की अगर हम बात करें तो इसको सागर माथा कहा जाएगा। तो सागर माथा भी पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी कल परसों ही हमने डिस्कस किया था। ये है कहाँ, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन है आपकी जगह, आपके सामने। 8848 मीटर की इसकी जो है हाइट है, यानी 29,029 फीट की। और ऑन एन एवरेज अगर हम उस पर देखें एनसीईआरटी में तो 8900 मीटर यानी 8900 मीटर्स। तो अगर हम बात करें जो ये पीक है माउंट एवरेस्ट की, इंडिया में है, तिब्बत में है, नेपाल में है, या म्यांमार में है, किसका पार्ट है? बिल्कुल बात सही है आपकी, नेपाल में है। ठीक, आंसर होगा नेपाल। तो ये गलती हम नहीं करेंगे, सी ऑप्शन होगा सिंपल सही आंसर। हमने बात की थी कैसे वार्म रखता है इनकी बॉडी को, जो चीजें हैं, जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं कैसे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उनका स्ट्रेट होनी चाहिए बैक, कितनी सारी चीजें डिस्कस की थी कल परसों के सेशन में ही। तो वो सेशंस आप देखिए, रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए घर पे बैठ के प्रीवियस ईयर उठा करके, नहीं तो मैं तो करा ही रही हूँ जितना भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पीप्ड इनटू अ मॉस्किटो स्टमक एंड प्रूव्ड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया एंड फॉर हिज रिसर्च was awarded Nobel Prize in Medicine in December 1902। 1902 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए कि उन्होंने ये पता लगाया कि जो मलेरिया है वो बैड एयर यानी बुरी हवा से नहीं होता है, जैसा कि पुराने लोग मानते थे। ये एक मच्छर के काटने से होगा जो कि फीमेल एनोफिलस है, उसके पेट में इन्होंने झांक करके देखा, पीप्ड इनटू दैट मॉस्किटोज स्टमक, और जिससे इन्होंने पता किया कि मलेरिया एक मच्छर से होने वाली बीमारी है, फीमेल एनोफिलस से, एक सिंगल सेल पैरासाइट से। ठीक, बताएं एक बार, प्लाज्मोडियम कहेंगे जिसको। ये सारी चीजें रिवाइज हो रही होंगी, जिन्होंने सेशन देखा है उनको याद आ रहा होगा। नाम क्या है इनका? ग्रेगर मेंडल, सॉरी ग्रेगर मेंडल नहीं होगा, ग्रेगर मेंडल तो लॉज ऑफ हेरिडिटी दिए हैं, इनको हेरिडिटी के जनक कहा जाता है। इनका नाम है रोनाल्ड रॉस। इनको इस चीज के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1902 में, एक ब्रिटिश मेडिकल रिसर्चर थे। ठीक, रोनाल्ड रॉस, पिक्चर भी इनकी आपको दिखाई थी मैंने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इतने आप लाइक शेयर कर सकते हैं अगर ना किया हो तो।
क्वेश्चन नंबर 8 है, रजत said to his friend, I cannot play because I am down with fever. I passed through a cycle of shivering, fever and headache and finally sweating. After my blood test, doctor prescribed me a bitter medicine Rajat might be suffering from. रजत की बात हो रही है और रजत ने कहा अपने दोस्त से, भाई मुझे जो बुखार आया, बहुत ज्यादा ठंड लगी मुझे और शिवरिंग हुई और उसके बाद क्या कहेंगे, बहुत तेज फीवर था, ये कुछ कुछ उसने क्या बताए, सिम्टम्स बताए, मतलब उसको ठंड लगी, फीवर से हेडेक हुआ बहुत ज्यादा, पसीने आए, रिगर, और उसकी बात की थी ना हमने ठंड की, कोल्ड एंड रिगर होते हैं इसमें, किसमें, मलेरिया है ये, ठीक। और मलेरिया की दवाई के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, क्या, सिनकोना बार्क, सिनकोना बार्क, कुनैन, कुनैन कहेंगे, हाँ, कुनैन की छाल से बनेगा, यानी सिनकोना बार्क की ट्री से दवाई बनाई जाती है, वो जो अभी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, आई थिंक यूएस को, या पता नहीं, नहीं न्यूज में है ये दवाई आजकल, उसमें भी यूज की जा रही है। क्या है ये बताओ, कोई भूल सकता है अभी इतनी बड़ी सरदर्द को, क्या चल क्या रही है प्रॉब्लम, एक बार बताओ मेरे को, ऐसे एमनेजिया हो गया है आजकल। कोरोना, कोरोना में भी हेल्प कर रही है ये, है ना, तो ये एक बेसिक बात है, वैसे दवाई नहीं है कोरोना की, बट यूज किया जा रहा है इसको, ठीक। आगे बढ़ेंगे, तो ये मलेरिया की बात हुई, सिनकोना बार्क से बनाई जाती है और इसकी टैबलेट्स यूज की जाती हैं, पुराने टाइम में बात हुई थी, हाँ बहुत बढ़िया, कोविड-19 कोरोना, एग्जैक्टली। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट आबू धाबी। नजर लगाई आप लोगों ने, ऐसे मेमोरी अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, हो जाएगी ठीक, खैर मेमोरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हैंग किया हुआ है मैंने सिस्टम। आबू धाबी के बारे में आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। इट इज लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया, मतलब रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। वाटर इज कॉस्टलियर देन पेट्रोल इन आबू धाबी, जो पानी है वो ज्यादा महंगा है पेट्रोल से। या फिर अरेबिक इज द लोकल लैंग्वेज हियर, अरेबिक भाषा, अरबी भाषा बोली जाती है। मनी यूज्ड इन आबू धाबी इज कॉल्ड दिनार। आंसर कीजिए चूज करके, इसमें आपको थोड़ी सी अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमने डिस्कस किया था उसमें से। इतने में पानी का इस्तेमाल करती हूँ मैं, दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी तो कोविड-19 नहीं भूलूंगी। इसको तो जनरेशंस नहीं भूलेंगी हमारी, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। बहुत बढ़िया। आंसर क्या है, देखो बात सारी सही है, बस दिनार सही नहीं है, ठीक। दिनार सही नहीं है, आई थिंक दिरहम का इस्तेमाल किया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो वहाँ की करेंसी है, दिनार नहीं है, कुवैत में यूज होती है दिनार। तो इसके अलावा जो बात है बाकी सारी सही है। अरेबिक है लैंग्वेज, आबू धाबी में पेट्रोल जो है सस्ता है ऑब्वियसली, और डेजर्ट एरिया है, ये भी हम जानते हैं। तो ABC सही है, यानी कि 1, 2 और 3 सही है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी का जो लास्ट वाला है उसको हम इग्नोर कर जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई बात, आगे बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आज के लिए लास्ट है। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स। भाई जो ग्लास के जार्स हैं, यानी कि कांच के जो जार हैं, बर्तन हैं, जिनमें आप क्या भरते हैं, अचार भरेंगे। अब इस अचार को भरने से पहले इनको धूप में सुखाया जाएगा, इन ग्लास जार्स को। इसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन है टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, डस्ट हटाने के लिए, डस्ट तो धूप में लग भी सकती है हवा के थ्रू। या फिर टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, आप जो नमी है उसको पूरी तरह से हटाना चाहते हैं। या फिर टू मेक पिकल्स टेस्टी, यानी कि आप अचार को जो है स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं। या टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर। आंसर कीजिए, ये तो बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है। 3,500 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 2,000 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है। ये 1,500 लोग, मतलब क्या, कहाँ लाइक लेके जाओगे क्या? कहीं काम नहीं आएगा, ये यहीं काम आ सकता है बस। आंसर क्या होगा? टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली। भाई जो नमी है वो खत्म हो जाएगी धूप के कारण, इसलिए इसको जो ग्लास जार्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। धूप में रख करके सुखाया जाता है, जिसमें भी अचार डाला जाता है। पहले आपने घर में भी देखा होगा होते हुए कभी भी। तो इससे नमी खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, मॉइस्चर उसमें बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर मॉइस्चर हुआ तो अचार खराब हो जाएगा, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हुई। आउट ऑफ 10 आपने कितने तीर मारे, आप आज कमेंट सेक्शन में जरूर बता करके जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पर ये PDF डेली मिल ही जाती है आपको, लेट्स लर्न स्क्वाड अगर आप सर्च करते हैं तो चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। और ये बाकी अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए हैं वो आप कमेंट करेंगे। 9, 10, हाँ 10/10 भी आने चाहिए। ये तो डेली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा मैंने रखा ही नहीं था आज, और क्वेश्चंस ज़्यादा रखेंगे, सेशन और बड़ा कर देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। बट अभी बीच बीच में चलने दो, मतलब मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा भी ठीक होने में, चीज़ें बहुत स्पीड में नहीं चल रही हैं आजकल।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया उषा जी, सही है। हाँ 9 बजे का ही टाइम है, और 2-4 मिनट इधर उधर हो ही जाती हैं आते आते। नाम बोल दो प्लीज, नाम तो मेरा बस चले आप सभी का बोल दूं मैं, तारंग शर्मा जी, मान लेना बोल दिया सभी का। थैंक यू फॉर सच अमेजिंग क्वेश्चन, धन्यवाद। 10 आउट ऑफ 10, बहुत बढ़िया सरिता। चलिए ध्यान रखिए अपना, और सेफ रहिए, चीजें बेहतर होंगी, है ना। हम सभी बाहर निकलेंगे एक दिन, और थोड़ा ध्यान पहले से ज्यादा रखेंगे, ऐसे हाथ वाथ नहीं मिलाया करेंगे अगले 1 साल तक भी। चलो फिर टेक केयर, ध्यान रखो। अच्छा हाँ, एक और चीज, वो जो क्वेश्चन था ना वो फिश वाला, उसमें एक तो ऑक्सीजन आंसर रहेगा, और दूसरा जो एक डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन होगा उसमें खनिज भी रीजन है, बट हम ऑक्सीजन के साथ जाएंगे क्योंकि बोर्ड ने ऑक्सीजन ही माना था, और ऑक्सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, डिप्लीट होगी। खनिज की बात तो बाद में आएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो जी नहीं पाएगी मछली। तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वो बरगद वाला जो था उसको भी ठीक कर लेना, उसमें जो आंसर है वो था उसका, बेसिकली रूट्स अंडरग्राउंड भी होती हैं, बट उसमें स्टेम में नहीं फूड स्टोर होता, वो वाली एक चीज थी। तो उन दोनों क्वेश्चंस को ठीक कर लेना, पुराने क्वेश्चंस थे। बाकी मैं उस वीडियो के नीचे अपडेट भी कर दूंगी। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं 9 बजे। यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर पेपर 1, जिसमें हमारा डिस्कशन रहेगा एक टेस्ट जैसे आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि कई चैप्टर्स मैं आपको करा चुकी हूँ जिसमें कई सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड थे एनसीईआरटी के, तो वो अब तक का जो काम किया है उसको साथ में हम लोग चेक भी करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चंस रहेंगे, अमेजिंग रहेंगे, मजा आएगा डिस्कशन में, और मजे की गारंटी पक्की है, स्पेशली अगर बात ईवीएस की हो और आप सराउंडिंग्स को जान रहे हो और मजा ना आए तो क्या फायदा फिर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देर आए बट दुरुस्त जरूर आएंगे। और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे सेशन। मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर चीजें ठीक से चल रही होंगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि एनर्जी भी अच्छी है, और दूसरा भी मतलब क्या आदत हो गई है, ये जो कमेंट वाली प्रॉब्लम थी उसकी। लाइक शेयर कीजिए, इतने आप, इतने मैं देखती हूँ आप लोगों के कमेंट्स कि आप लोग क्या कारस्तानी कर रहे हैं। फिर स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कुछ चीज़ों को बड़े इंटरेस्टिंग वे में, है ना। इंटरेस्टिंग वे में तो तब समझेंगे जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देख पाऊंगी, और फिर उसके बाद हम चीज़ों को, बहुत बढ़िया, सभी को हाय हेलो, सही है सही है, आप लोग आइए ज्वाइन कीजिए, और सीखते ज़रूर रहना है, वो सीखना इंपॉर्टेंट है। पेपर अगर एक्सटेंड होता भी है, मतलब पोस्टपोन होता भी है, तो बहुत लंबा पोस्टपोन नहीं होगा, थोड़ा बहुत 1 आध महीने हद से हद, है ना। और क्या पता ना ही हो, आपकी जो क्या कहेंगे उसको, किस्मत मानते हो अगर तो वो मान लो, अदरवाइज तो जो भी कहना चाहो, है ना। चलिए फिर एक बार मैं चैट देखना स्टार्ट करती हूँ। बहुत 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 ही बढ़िया। ऋतु, उषा, बहुत बढ़िया, आदित्य, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। कहाँ थी मैम आप पहले, ये बताओ। अरे यार मेरे सेशंस होते हैं कई जगह पर, एनर्जी लिमिटेड होती है, पीपीटी भी बनानी होती है। अब वो वाला जमाना तो रहा नहीं कि आपने एक बार नोट्स बना लिया या कुछ पढ़ लिया तो बस बोलना हो। अब आपको 1 घंटा बैठ करके पीपीटी भी बनानी पड़ेगी, टाइम लगता है चीजों में, है ना। फिर ऊपर से ये कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच हो ही जाता है। अब टीचर टीचर कहाँ है, अब तो वो मुझे लगता है सुपर वुमेन बन चुका है, सुपरमैन बन चुका है, जिसको सब कुछ देखना है कैमरा से लेकर के और सारी चीजें, है ना। तो वो एक बात है। खैर चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और सेशंस बड़े करेंगे 1-2 दिन में, इसको आई मैनेज के थोड़ा सा बड़ा किया जाए। अच्छा, व्हाट द हेल, अच्छा अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार। ओ ओ ओ, हाँ, 1 मिनट रुको, नहीं नाम बाद में लेंगे हम, नाम किसी का आज तक रहा नहीं है तो आपका भी नहीं रहेगा, तो इसलिए क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चंस काम देंगे। द अर्थ इज राउंड, भाई जो पृथ्वी है वो गोल है, ग्लोब के जैसी, जो ग्लोब आपको आपके टीचर दिखाया करते होंगे पेपर में, या पेपर में नहीं स्कूल में। देर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन। भाई जब राउंड है तो अप एंड डाउन हुआ कैसे, अब राउंड में क्या अप एंड डाउन, रिलेटिव है, सापेक्ष है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, एक्चुअली स्टैंड अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ होम, विच कंट्री। अगर मैं बात करूं तो हम भारत के लोग किस एक कंट्री के लोगों के क्या उल्टे खड़े हुए हैं, या फिर कहें तो अपसाइड डाउन है, बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है लिबिया, दूसरा है अल्गेरिया, तीसरा है अर्जेंटीना, एंड फोर्थ वन इज अलास्का, वो जो कोने में ऊपर है ना उठा हुआ यूएसए में, जहां दिन और रात 15-15 दिन के होते हैं। बताओ एक बार। बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत ही बढ़िया।
हाँ जी, बहुत बढ़िया। केवीएस के लिए स्पेशल क्लास होंगी स्टार्ट, प्लानिंग चलती रहने दीजिए, है ना। आएगा समय, हर चीज का एक समय होता है ना, करेंगे डिस्कशन उस पे। अभी बताऊंगी जल्दी ही कुछ कुछ। आंसर कीजिए फटाफट से। मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं, कई लोग ए कई लोग सी, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब इसका सीटेट 2016 में जब ये आया था तो इसका आंसर ज्यादातर जगह पर जो ऑफिशियल में भी आई थिंक था या नहीं था, वो अलास्का दे दिया था, और इस कारणवश शायद उस समय के वीडियोस में मैंने भी वही बताया हो। तो इसका आंसर जो है वो अलास्का नहीं है, इसका आंसर होगा अर्जेंटीना, क्योंकि ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। आप लोगों ने अगर पुराने एनसीईआरटी की समरी देखी होगी, हालांकि मैं अभी भी कराऊंगी, तो अर्जेंटीना, हम अपसाइड डाउन है किसके? अर्जेंटीना के लोगों के। ठीक, तो ये एक बेसिक बात है और आप इसी को सही मानेंगे क्योंकि हम चैलेंज भी कर सकते हैं, तो वो बुक हमारे हाथ में है, एनसीईआरटी। ठीक है बात। तो इसका आंसर सिंपल अर्जेंटीना होगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं अपसाइड डाउन की बात करूं, मतलब हम लोग उल्टे खड़े हैं, अगर वर्ल्ड मैप हम देखना चाहें तो वर्ल्ड मैप है ये, हालांकि हम अभी कुछ और भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो वर्ल्ड मैप है ये, ठीक है बात। अब यहाँ पर इंडिया है, ये है भारत, जहां हम हैं कहीं यहाँ पर दिल्ली वैली में, ठीक, और गलत लग गया, और ये है अर्जेंटीना। ठीक, तो हम क्या है? अपसाइड डाउन हैं, एक दूसरे के कह सकते हैं उल्टे खड़े हैं। अब वो उल्टे मीन्स वैसा नहीं है कि वो लोग ऐसे खड़े होंगे और हम इधर से उल्टे खड़े हैं, ये अपसाइड डाउन वाला उल्टा नहीं है, एक मूवी भी है अपसाइड डाउन। तो अपसाइड डाउन में तो वो तो दुनिया ही अलग है, अगर मून पर होते तब वैसे होते हम, बट ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का तो सीधे ही खड़े होते हैं सब। ठीक, तो ये अपसाइड डाउन है, ये मूवी हुआ करती थी एक, बहुत बचपन में मैंने देखी थी तो याद आ गई मुझे, है ना, कि इसमें ऐसे लव स्टोरी है। और पता नहीं उस टाइम तो मतलब सब टाइटल्स पे ज़्यादा ध्यान रहता था, इंग्लिश डायरेक्ट सुन के कम समझ आती थी क्योंकि ये लोग बहुत तेज बोलते हैं। 10-11 साल हो गए देखे हुए, तो मतलब ठीक है, बट लव स्टोरी थी तो समझ तो आनी ही थी, है ना, क्योंकि बॉलीवुड ने हमें घोट के पिलाई है। खैर कोई बात नहीं, तो ये तो एक मजाक की बात हुई, बट आपको याद रखना है ये, इससे भी याद रखना चाहो तो इंडिया और अर्जेंटीना है, अलास्का याद कोई नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें देख लेना आराम से, मतलब मैप देख लेना, इनको क्या देखोगे। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं एक बार। इट इज एडवाइज्ड टू पुट ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, दिस इज बिकॉज। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ अर्जेंटीना से, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, फिर बाद में आपको पता लगता है कि ये सब मोह माया है। इट इज एडवाइज्ड टू पुट ऑयल, भाई ये एडवाइज मतलब ये सलाह दी जाती है किस बात की, कि अगर आपको मच्छरों की ब्रीडिंग रोकनी है, मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग है वो रोकनी है, तो आप पानी के ऊपर एक ऑयल की लेयर पुट कर दीजिए। जो स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, उसके ऊपर आप क्या कर दीजिए? तेल छिड़क दीजिए। ठीक, तो क्या होगा? मच्छर नहीं आ पाएंगे। लेकिन कारण क्या है? पहला ऑप्शन है मॉस्किटोज आर रिपेल्ड बाय ऑयल, जो मॉस्किटोज हैं वो मच्छर जो तेल से वो दूर भागते हैं। या फिर बी ऑप्शन, मॉस्किटोज आर किल्ड बाय ऑयल, यानी कि मॉस्किटोज क्या हैं, वो ऑयल से मर जाते हैं। या फिर मॉस्किटोज गेट स्टक इन द लेयर ऑफ ऑयल, मतलब जो मॉस्किटोज हैं वो फंस जाते हैं लेयर में ऑयल की। या फिर ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, देयर बाय स्टॉप्स द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, जो ऑयल है वो कट ऑफ कर देता है किसकी? ऑक्सीजन की सप्लाई, जिसकी वजह से जो ब्रीडिंग है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एकदम बढ़िया हूं प्रियंका, बताइए एक बार। डी, बफरिंग हो रही है? नहीं, बफरिंग यहां से कुछ नहीं है, आंसर कीजिए। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, जो आंसर है वो डी है। फिर भी मैं बफरिंग चेक कर लेती हूँ, नहीं हो रही भाई, लाइक शेयर कीजिए, इतने कोई बफरिंग नहीं हो रही। हाँ, तो आंसर क्या है? वो डी होगा। ऑयल कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, देयर बाय स्टॉप्स द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, जो तेल है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है पानी के अंदर के लिए, जिससे जो लार्वा है किसका? मॉस्किटो का, वो अंदर नहीं जाएगा। अब अंदर नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बेसिकली वो ब्रीड नहीं कर पाता ऑक्सीजन ना होने की वजह से। तो जो डी ऑप्शन है वो इसलिए सही है। सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे। कई बुक्स में आपको इसमें कोई और टेढ़ा मेढ़ा आंसर मिल जाएगा, बट मैं आंसर्स पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ आजकल, वेरीफाई करके प्रॉपर, क्योंकि ऐसा बहुत होता है स्पेशली ये टीचिंग एग्जाम्स की बुक्स में, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन। आयरन हमने पढ़ा था, एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, हीमोग्लोबिन डाउन होगा, फिर एनीमिया कम हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो हमने 3 चीजों में पढ़ा था कि आयरन कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आंवला, स्पिनच और पोटैटो, आंवला पोटैटो और टोमेटो, कैबेज, ओकरा और जैगरी, या फिर आंवला, स्पिनच और जैगरी। आंसर कीजिए फटाफट से। जी धन्यवाद पूजा राज। इंग्लिश पेडागोजी होगी श्रेया, होगी।
सब्र का फल बहुत मीठा होता है और लेट्स लर्न पे तो अनंत मीठा होता है। बताओ एक बार। कोई बात नहीं खुशबू जी, आंसर कीजिए। आंवला, स्पिनच और जैगरी। जो पालक, आंवला और गुड़ है, हमने डिस्कस किया था तीन चीजों को, आंवला को और इसके अलावा जैगरी, गुड़ को, और थर्ड क्या था हमारा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जी हैं जिसमें से पालक एक है। तो ये तीन ऑप्शन इसलिए सही हैं। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके पूछा हुआ है अब से पहले, और कि एनेमिक, अगर इसको ऐसे भी पूछ सकता है, अगर कोई एनेमिक है मतलब खून की कमी है, उसको एनीमिया है, तो क्या खिलाएंगे, तो आप इनमें से कुछ भी खिला सकते हैं, काम आएगा। ठीक, बढ़िया आरती, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं साइड हो जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला हैं ओलंपिक में मेडल लाने वाली और भारत के लिए, और इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था कुछ दिन पहले, इफ यू ऑल रिमेंबर। तो स्टार्ट करेंगे। पहला है, शी इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। भैया वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक हैं, या फिर शी इज फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटक से हैं। शी हैज मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट। शी कुड लिफ्ट वेट्स अप टू 130 किलोग्राम, मतलब 130 किलो तक का वजन वो उठा सकती हैं। और शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, मतलब 12 साल की थी। इस बार भी पूछा हुआ है इनसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इनसे कई बार पूछा हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी से। बताएं एक बार शिल्पी, आंसर कीजिए क्या होगा। ये इनमें से कोई एक बात सही होगी, अब आपको देखना है इसमें से गलत क्या है। करेंगे करेंगे मैथ्स पेडागोजी के, सिर्फ 100 क्वेश्चंस में से 10 आ जाएंगे, बताया तो था। आंसर कीजिए। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आपके। क्या कहना चाहती हैं मनप्रीत? कई लोग कह रहे हैं डी। नहीं नहीं नहीं, आंसर क्या है इसका, ए, सी और डी। क्यों? क्योंकि जो बी ऑप्शन है वो गलत है। ये आंध्र प्रदेश से हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आप सेशन मिस करते हैं तो प्रॉब्लम की बात है। आंध्र प्रदेश से हैं, और आपको कहा भी था कि इसको चेंज भी कर सकता है वो, और इन्होंने 25 से ज्यादा मेडल्स लिए हैं इंटरनेशनल गेम्स में। ये वेट लिफ्टर हैं, इनकी जो बाकी बहनें हैं वो भी यही प्रैक्टिस करती हैं। इनके पापा जो हैं वो मतलब थे या हैं, जो भी है, वो पुलिस कांस्टेबल थे या हैं, मतलब रिटायर हो गए होंगे ना। फिर 44 इयर्स की हैं आई थिंक ये अभी, और 130 किलोग्राम तक की ये वेट लिफ्ट को कर सकती हैं। ठीक है, तो 12 साल की उम्र से कर दिया था स्टार्ट, बट ये बात जो है गलत है। अब मैंने इतनी सारी बातें इसलिए बताई हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई और बात गलत डाल दे और आपको सही चूज करना हो, और आप फ्लो में कंफ्यूज हो जाएंगे जब ये 4 ऑप्शन आएंगे कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। ऐसा बहुत बार होता है सीटेट में। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्ट्रक्चर। हाउस बड़ा फेवरेट टॉपिक है ना, हाउस बड़ा फेवरेट टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। पहला है, द स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज इन अ रूरल एरिया इज लिंक्ड टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन विच दे आर बिल्ट। देयर इज अ विलेज वेयर हाउसेज हैव द फॉलोइंग फीचर्स। भाई अलग अलग, एक गांव के बारे में बात हो रही है, एक जगह के बारे में बात हो रही है, जहां के जो घर हैं उनकी विशेषताएं ये 4 हैं, और ये कौन सी जगह है वो आपको यहां से पहचानना होगा इन 4 ऑप्शंस को देखते हुए। पहला है, हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, जो मजबूत बांस के खंभों से बनाए जाते हैं घर। या फिर इनसाइड ऑफ हाउसेज इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड, अंदर से भी लकड़ी के होंगे घर। इसके अलावा विशाखा बहुत बढ़िया, इसके अलावा हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड, जो जमीन है जो बेसिकली उससे 3-3.5 मीटर ऊपर बनाए जाएंगे उठा करके। रूफ्स आर मेड विद अ स्लोप वाली रूफ्स होंगी। ये उत्तर प्रदेश की बात है, राजस्थान की, बिहार की, असम की। तो आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जहां का ये आंसर है, और पूरे भी मिलने भी आई थी लास्ट मीटअप में असम से। ठीक, तो ये असम का आंसर है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होगी उसी कारणवश बाकी चीजें भी हो रही हैं कि जो हाइट है वो 3 to 3.5 मीटर अबव बनाएंगे ग्राउंड से। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, जो स्लोप है या जो बैम्बू पिलर्स का इस्तेमाल है या वुड का इस्तेमाल है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पहले ही चैप्टर में जब आप एनसीईआरटी में जाते हैं, आई थिंक 4th की, तो उसमें लिखा हुआ है कि गोइंग टू स्कूल वाले चैप्टर में ये बात क्लियर की गई है। ठीक, तो इसलिए आंसर डी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बहुत बढ़िया, जितने भी लोग असम लिख रहे हैं, असम से हैं, या जो आंसर भी कर रहे हैं, नंबर 1 ही मिलेगा चाहे आप भारत में कहीं से भी हो, है ना। कुडुक इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, ये भी हमने डिस्कस किया था। लैंग्वेज का एक छोटा सा डिस्कशन मैंने रखा था बीच में। जो कुडुक है वो किसकी भाषा है, कहाँ की भाषा है? तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या मिजोरम। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ 2-4-6 भाषाओं का जिक्र है एनसीईआरटी में, और फिर हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। मैं असम से हूँ, बहुत बढ़िया हजारिका जी।
आंसर कीजिए फटाफट से। नहीं, यहां से कोई बफरिंग नहीं है, हम नहीं मानेंगे बफरिंग है। बताओ एक बार, आंसर कीजिए। डी। ना ना ना, झारखंड की भाषा है ना मिजोरम, सॉरी मिजोरम की नहीं है, डी की नहीं है, झारखंड की भाषा है कुडुक। ठीक, इसी तरीके से और भी भाषाओं की बात हुई थी। भोथी लैंग्वेज जो हाँ लद्दाख में बोली जाएगी, और भी कई लैंग्वेज हमने बीच बीच में डिस्कस किए हैं। ईवीएस का सेशन मिस मत कीजिए, मैथ्स का सेशन मिस मत कीजिए। सीडीपी मैंने इतना कराया हुआ है कि आप मिस करेंगे भी तब भी आप पेपर में छोड़ नहीं पाएंगे, और इतना अभी भी करा दूंगी। तो ये लेकिन मिस मत कीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सेलेक्टिव कराती हूँ मैं बाकी सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं बट इंटरेस्ट है, तो डिस्कशन होता है और आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है मेरे तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेबरिंग स्टेट हैं किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। मैप पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस बार 3 क्वेश्चन आए हुए थे। हर साल मैप से इंडियन स्टेट्स का जो मैप है उसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो नेबरिंग स्टेट्स मतलब पड़ोसी राज्य कौन से हैं जम्मू एंड कश्मीर के? बहुत बढ़िया। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, दूसरा है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और राजस्थान, एंड लास्ट वन इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो इज क्लियर, बहुत बढ़िया जी। ईवीएस बेस्ट है, चलिए बहुत बढ़िया। पद्मिनी, संस्कृत कैसे करूं? संस्कृत तो आप खुद ही करेंगे या यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। आंसर कीजिए ए ऑप्शन, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक, हिमाचल प्रदेश जो एचपी है और फिर उसके बाद पंजाब। आप लोग जानते भी हैं, लोग जाते हैं, बड़े बाइकर्स का जिनको बाइक्स वाइक्स का शौक होगा, लोग जाते हैं मनाली से फिर ऊपर निकलते हैं जम्मू की तरफ। ठीक, तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। क्यों होगा ऐसा? बाकी क्यों नहीं होंगे? उत्तर प्रदेश तो आपको पता है अलग ही कोने पर है, मतलब उत्तर प्रदेश तो कहाँ है और कहाँ जम्मू कश्मीर, तो नेबरिंग तो कभी नहीं होगा, है ना। और राजस्थान फिर नीचे रह जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तो उत्तराखंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे जब, तो पता लगेगा कि ये एचपी के नीचे है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक, तो मैप देख लेते हैं एक बार फटाफट से, नेबरिंग कंट्रीज। और अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर के, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। हाँ, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के नेबरिंग स्टेट्स इन्होंने पूछे थे। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है आज। जम्मू एंड कश्मीर के इन्होंने नेबरिंग स्टेट्स पूछे थे, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है बात, यहाँ है हिमाचल प्रदेश, तो 100% ये नेबर हुआ, और इधर है पंजाब, ये भी 100% नेबर हुआ। लेकिन उत्तराखंड इसके पास है, हिमाचल प्रदेश का नेबरहुड हुआ, और हरियाणा किसका हुआ? पंजाब का। ठीक, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता हो, अगर एक भी इधर उधर होता है तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है हमें। और ये कई बार पूछ चुका है, कभी किसी का पूछेगा, कभी किसी का पूछेगा, कभी आपसे पूछ लेगा यहाँ नीचे आ जाएगा कि आंध्रा का कौन पड़ोसी है, तो कर्नाटका है, इधर तमिलनाडु है, ऊपर तेलंगाना है। तो इस तरीके का आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, एक मोटा मोटा एक मैप। इसी मैप को आज मैं दूंगी पीडीएफ में, प्रिंट आउट लेकर के लगा लो, या तो रूम में या जैसे भी, बार बार देख लो दिन में 2-3 बार, तो बड़ा मजा आएगा देखने में, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं। हाँ, लद्दाख जम्मू कश्मीर का आ सकता है, इस बार चेंजेस हुए हैं बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक्स इट्स नेस्ट अमॉन्ग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट। जो कैक्टस प्लांट नहीं होता आपका, क्या कहेंगे कैक्टस को, पता नहीं, जो भी कहेंगे, बड़े कांटे कांटे होते हैं जिसमें, तो कैक्टस प्लांट के बीच में जो थॉर्न्स हैं उसके, उनके बीच में ये जो बर्ड है वो अपना घोंसला बनाएगा, नेस्ट बनाएगा। कौन सा बर्ड है? पहला है वीवर बर्ड, फिर है रॉबिन बर्ड, फिर है डव, और फिर है सन बर्ड। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, मधुर भारद्वाज सही दे रहे हैं आप आंसर। इंग्लिश नहीं आती मैम, हिंदी में भी लिखा हुआ है मैम, बताइए। थोड़ा सा एफर्ट आप कीजिए, एक कदम आप चलिए, एक मैं चलती हूँ, चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। सब तो सीख ही रहे हैं हम, कौन सा अंग्रेज पैदा हुए थे? बताओ एक बार। डव, बिल्कुल। जो डव है बेसिकली ये कबूतर की प्रजाति में से एक है। वो डव, वो भी तो आता है, एक सोप आता था, बड़ा ऐड करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, पूरा जोर है। और हम ठहरे विजुअल लर्नर्स, तो हमारे दिमाग से चीजें जाती तो है नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक, तो वो डव साबुन पे जो वो बर्ड बनाया हुआ आता है, उसके अंदर व्हाइट जो सोप है उसके अंदर भी उन्होंने पूरा उसको वो वाटरमार्क किया हुआ है एक तरीके से। तो वो वही डव है ये, जो कहाँ बनाएगा? कैक्टस प्लांट के बीच में। और अगर बात हो जाती रोड साइड में, पत्थर के बीच में, तो आंसर क्या हो जाता? रॉबिन बर्ड। ठीक है, रॉबिन बर्ड वो रोड साइड के बीच में बनाएगा, एक पत्थरों के बीच में। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। बड़ी प्यारी सी आवाज निकालेगा डव, सॉफ्ट सा पक्षी है, चाहे तो आप देख सकते हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे दिखाने के। ये लीजिए, डव को देख लीजिए, हाथ में रख लीजिए, बात कीजिए जो मन करे कीजिए। नहीं भैया, मैं जोक्स मार रही हूँ ना,
मतलब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फक्ता कहेंगे आई थिंक हिंदी में, सही कह रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज नॉट। ये वो वाली बियर नहीं है, ये बियर जो है भालू की बात हो रही है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। भाई ये क्या है, 17 घंटे सो सकता है जब एक ब्रांच पर, एक पेड़ की शाखा पर लटके हुए उल्टा सोता है, अपसाइड डाउन। ठीक, ये वो मनाली ट्रेंड्स वाला अपसाइड डाउन ही है, ठीक है, ये उल्टा सोता है। और इट ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स। बट ये नॉर्मली मतलब ये बिना मनाली ट्रेंड्स के ही उल्टा सोता है, उसको कोई ऐसे नशे वशे की जरूरत नहीं है। तो अबाउट 40 ईयर्स, ये 40 साल तक जी सकता है, 18 घंटे सो जाता है उल्टा लटक करके। कौन है? बियर के जैसा दिखता है, यानी कि भालू के जैसा दिखता है ना, BEAR वाला। चिंपैंजी है, पांडा है, स्लॉथ है या लंगूर है? आंसर कीजिए, ये तो आप सभी को पता है, ये तो आप लोग पाल भी लो, अब इतनी बार डिस्कशन कर चुके हैं हम, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्लॉथ है ये, बिल्कुल। ये क्या है? स्लॉथ है। सिंपल हुई बात, और ये कुछ और ही ट्रांसलेट कर दिया गूगल ने, ठीक। तो स्लॉथ इसका नाम याद रखेंगे हम। ये काफी ज्यादा सोता है, कुछ 18 साल में सिर्फ 4-5 पेड़ पे ही, 40 साल में आई थिंक 40 साल में कुछ 5 पेड़ पे ही काम चला देगा, मतलब 8 साल एक पेड़ पे, ऐसा कुछ है। तो बहुत सारा डिस्कशन हमने इसके बारे में किया हुआ है। अभी के लिए आप 1 नंबर इस पर लगा लीजिएगा सही आंसर करने के बाद। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स? भाई कौन सी एक सिटी है, कौन सा एक शहर है जहां रेत के पहाड़ मिलेंगे जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाएगा? बताइए एक बार। अबू धाबी है, या फिर बर्लिन है, या थिम्पू है, या काबुल है? हाँ, सिर्फ 4 ट्रीज बदलेगा पूरे पूरे लाइफ में। हाँ, 4 या 8 जो भी है, मैंने अभी डिस्कस किया था वो सेशन देख लेना। अब क्या मतलब, मैं भी याद करके रखूँ, मुझे क्या पेपर देना है? तो बताओ एक बार। आलसी पशु कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सुपर आलसी है वो शबाना। उसका भी लॉकडाउन रहता होगा ना, कुछ साल बाद खुलता होगा। बताओ एक बार। आबू धाबी, बिल्कुल। आंसर क्या है? आबू धाबी। आबू धाबी में आप जानते हैं, हमने डिस्कस किया था बहुत ज्यादा, क्या पाई जाती है। सुपर टेट में जल्दी स्टार्ट करा दूंगी, पूजा करिए रूल पर, टेंशन ना लो, है ना, बहुत टाइम सेट का हुआ है। तो आबू धाबी में ये रेत के पहाड़ पाए जाएंगे जिनको सैंड ड्यून्स आप कहेंगे, और डेजर्ट सफारी भी होती ही है। तो ये आबू धाबी हुआ, या बाकी कंट्रीज हैं जो ये इधर क्या कहेंगे, मिडल ईस्ट की, तो वहाँ पर ये पाए जाएंगे। और पेट्रोल जो है वो सस्ता पाया जाएगा पानी से, ये भी हमने डिस्कस किया था। वहाँ जो करेंसी चलती है वो आप कमेंट करके बताएंगे अबू धाबी में कौन सी करेंसी चलती है। और ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो, जिसमें बहुत सारी मज़ेदार बातें थी, जिसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट था, जिसके आपने पैसे नहीं दिए थे एंटरटेनमेंट के, आपने पढ़ने के लिए समय दिया था, वो एक्स्ट्रा में दिया गया है आपको, ठीक। तो उसके लिए लाइक करके जाएंगे। 4000 लोग हैं, आप 2500 लोगों ने लाइक किया है, मतलब कहाँ हैं बाकी के ये जो इतने सारे लोग हैं, ये 1500 लोग कहाँ रहते हैं? चलो फिर, खैर ये सब मजाक की बातें हैं, परेशान ना हुएगा। किसी भी बात को लेके मन करे तो हो जाइएगा, डिस्कशन चलता रहेगा। और किसी ने कहा कि आप पढ़ाना मत छोड़ देना, ऐसे सीटेड का ये वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग आराम से देखिए सेशन। अगर यूट्यूब कल मतलब अनफॉर्चुनेटली मोनेटाइजेशन भी बंद करता है, तब भी एक वीडियो तो आपको हमेशा ही मिलेगा, ठीक। तो ये अलग लेवल पे चीज़ें चलती हैं, वो बात अलग है, ठीक है। सबको कुछ कुछ तो अर्न करना ही है, वो एक डिफरेंट दुनिया का गेम है, बट ये चीज़ दिल से जुड़ी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग परेशान ना हो उस चीज़ को लेकर के। और अभी तो डिस्कशंस बढ़ेंगे, अभी एनर्जी मेरी थोड़ी और ग्रो हो जाए तो मैं बहुत सारे सेशन ले सकती हूँ दिन में। अभी भी चल ही रहे हैं, अलग अलग जगह पर तो चलते ही हैं, तो वही है, 3-4 सेशन लेने के बाद फिर एनर्जी बचती नहीं है। चलिए, ध्यान रखिए और कल मिलते हैं। सेफ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट। आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताइएगा। कल का सेशन थोड़ा सा बड़ा करेंगे, है ना, एक ईवीएस का ही डिस्कशन कर लेंगे, बड़ा सा थोड़ा कंटेंट को डिस्कस करेंगे कल। और ईवीएस की पेडागोजी भी मैं ही करा दूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट। यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। ईवीएस का डिस्कशन रहेगा, क्लास 12 रहेगी, ये सेशन 12 रहेगा। जो एक सीरीज चल रही है वो उसको कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज के क्वेश्चंस थोड़ा सा आपके दिमाग पर जोर डालेंगे। क्वेश्चंस ऑब्वियसली कंटेंट से हैं एनसीईआरटी के, बट आपको सॉल्व करने में फिर भी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा सावधानी के साथ सॉल्व करना है। पहले ही डिस्क्लेमर आपको दिया गया है, आउट ऑफ 10 अगर आ जाएं तो इसका मतलब है आपकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ही सही तरीके से आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे।
बहुत बढ़िया। नहीं, आज कोई भी सेशन, ये भी सेशन शायद नहीं होता, बट लेना था तो लेना था, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। अब लाइक शेयर आप कर चुके होंगे, ना किया हो तो कर दीजिएगा। ये जो पीडीएफ रहेगी वो मिल जाएगी आपको लेट्स लर्न स्क्वाड, अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं। ये एक टेलीग्राम का चैनल है जिसको आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन नहीं जाती है, सिर्फ पीडीएफ और कुछ वीडियो के नोटिफिकेशंस जो मेरे ही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया, बहुत सही। आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद, बट कोऑपरेट आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। कुछ दिन अभी चीज़ें फिर से खराब हो गई हैं तो उनको ठीक करना ही पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा लेकिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हियर इन फिगर 1 अ 24 आवर क्लॉक इज शोन। अब ये 24 आवर्स की क्लॉक दी हुई है। देखो टॉपिक वही लिमिटेड है, बस आपको घुमा करके क्वेश्चन देगा और आपको लगेगा पता नहीं कितना टाइम इसमें लगेगा मुझे सॉल्व करने में। तो आपको ये प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया यशपाल जी, आई कैन अंडरस्टैंड। धन्यवाद आप सभी के इंतजार का। बताएं एक बार, 24 आवर क्लॉक दी हुई है, 24 घंटे की एक क्लॉक दी हुई है। इसको घड़ी मान लीजिए, ये जो है आपके 3 ऑप्शंस में, एंड फिगर 1 और 2 में, मतलब फिगर 2 और 3 में स्लीपिंग टाइम्स हैं। अच्छा, ये 24 आवर क्लॉक है ए, ये स्लीपिंग टाइम है एक एनिमल एक्स का, और ये एनिमल वाई का एक स्लीपिंग टाइम है कि इतने घंटे वो सोता है। इसमें हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, बाकी सारे बाइलिंगुअल हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। अब यहां पर पूछा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्लीपिंग टाइम्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जो एनिमल हैं, जो पशु हैं, एक्स नाम है एक का और दूसरे का नाम है वाई, ये कितनी देर सोते हैं ये पूछा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहले ऑप्शन में दे दिया कि एक्स जो है वो 20 घंटे सोता है, वाई सोता है 18 घंटे। इस तरीके से अलग अलग घंटे आपको दिए हुए हैं इनके स्लीपिंग आवर्स के। आप पहचानेंगे कैसे? जिनकी गलतियां हो रही हैं, जो लोग सही आंसर कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, सी के अलावा जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं वो गलत है। कैसे भाई? 24 आवर क्लॉक दे दिया हमें, ठीक है। आपको पता है यहाँ 6 मतलब 6 घंटे का गैप दे दिया, 6 के बाद 12 है, फिर 12 के बाद 18 है, फिर 24 है, ठीक। 6 घंटे का गैप है और इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, ठीक। मतलब ऑब्वियसली 2-2 घंटे का 1 कॉलम होगा, जब भी तो 6 घंटे का अंतर बनेगा। तो मतलब ये जो एक फिल इन द ब्लैंक है ये 2 घंटे के बराबर है, ठीक हो गई बात। तो यहां पर एनिमल एक्स कितने घंटे सोता है भाई? 2 घंटे के बराबर है 1, और ये 2 इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, ये जो आपके ये चक्र है, ठीक। तो 4 आवर्स सोएगा ये। यहां पर सिर्फ 3 ही छोड़े हुए हैं, मतलब 6 घंटे हटा दो तो 18 घंटे सोएगा। सिंपल है, ठीक। तो ये बेसिक सी बात हुई। 18 घंटे वाई सोता है और 4 घंटे आपका एक्स सोता है। तो ये इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो सी बन जाता है। तो ये आपको खेलना पड़ेगा इतना तो, क्योंकि बेशक कंटेंट जो है वो आसान है, बट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने की कोशिश कराएगा। क्योंकि सीटेट में लोगों को लगता है कि बहुत सारा टाइम है, 2.5 घंटा है, बट आपको नहीं पता पेडागोजी के क्वेश्चन या जनरली जो कंटेंट वाले भी क्वेश्चन हैं, पैसेज है, इतना कुछ है सॉल्व करने को। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की तो पेपर छूटेगा, ठीक। तो ये सिंपल बात, डी कैसे हो जाएगा भाई? डी कैसे हो जाएगा? ये गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। इसको आप 4 के बराबर मत मानिए, ठीक है। क्लियर है? सी ऑप्शन सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, बहुत आसान सा एक लड्डू क्वेश्चन है, आगे आपको मुश्किल मिलेंगे क्वेश्चन। वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। वर्ली क्या है? एक पारंपरिक कला का एक रूप है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। और ये जो वर्ली है ये किस स्टेट में है ये पूछा है। ओडिशा के, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र? फटाफट से आंसर कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया निशा जी, मुझे भी आप लोगों को देख करके अच्छा ही लगता है, एक एनर्जी फ्लो होती है। फटाफट से आंसर कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं थोड़े से कमेंट देख लूं। कोई बात नहीं प्रियंका, थिंग्स विल बी फाइन। टाइम लगता है चीज़ों में, बट जैसा कि मैं कहती हूँ, है ना, सिर्फ कहती नहीं हूँ, मानती हूँ उन बातों को कि धीरे चलिए, तेज चलिए, बट चलिए, है ना। तो रुकना कोई वो नहीं है सॉल्यूशन। बताओ एक बार। सिंपल आंसर है महाराष्ट्र। जो वर्ली आर्ट फॉर्म है वो महाराष्ट्र में है, वर्ली जो एक प्लेस है। और ये जो एक आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग्स वगैरह इसकी बनाई जाती हैं, तो वो ऐसी दिखती हैं। तो पिक्चर भी दिखा दे आपको, तो ये मत सोचिएगा कि हमारे साथ गलत हुआ है। पूछ सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है वो, उसको टॉपिक उतने ही है, उनको नए नए तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं, तो कुछ भी कर सकता है। तो आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे ही आपको अगर आप वो देखें जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात है। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कहता है, आरती नोटिस्ड द फॉलोइंग प्रिकॉशंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिजीज ऑन अ पोस्टर। मतलब कि
आरती ने नोटिस किया कुछ चीजें लिखी हुई हैं एक पोस्टर पर, पोस्टर नहीं लगे रहते दीवारों पर या कहीं भी, है ना, तो वो पोस्टर्स को देख करके कुछ प्रिवेंशन की बात हो रही है, किसी एक डिजीज को रोकने के लिए कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं आसपास, ठीक। इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपको देखना है, डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू। पहला ऑप्शन क्या है, उस पोस्टर पर क्या क्या लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। फिर है कीप वाटर पॉट्स कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, पानी के बर्तन कूलर और टंकियों को साफ रखें। वो एड याद आ रहा होगा आपको, एक टीवी का एड आता था इस तरीके का। स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस, भाई वहां पानी जहां पर भी एक जगह अगर इकट्ठा हुआ है तो वहां तेल को स्प्रे कर दीजिए, छिड़क दीजिए। कल भी हमने डिस्कस किया था, तेल से क्या होगा, मच्छर रुक जाएंगे, उनकी ब्रीडिंग नहीं होगी। फिर है यूज नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, वो जो मच्छरदानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मच्छरों से बचने के लिए। तो बेसिकली ये चार ऑप्शंस किस बीमारी की तरफ लेकर के जाएंगे। द पोस्टर एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द स्प्रेड ऑफ, जो ये पोस्टर है जिसमें ये चारों बातें लिखी हैं वो कौन सी बीमारी को फैलने से रोकने की बात करेगा। तो आपको समझ आ जाएगा भाई बीमारी जो है वो मच्छर से रिलेटेड जरूर है, ठीक। तो आंसर क्या होना चाहिए, स्मॉल पॉक्स और मलेरिया, डेंगू एंड आई फ्लू, टाइफॉइड एंड कॉलरिया, या फिर डेंगू एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस बोलते हैं उसको, बताएं एक बार। डी ऑप्शन बिल्कुल, डेंगू एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस, मतलब कि दिमागी बुखार कह सकते हैं उसको, मानसिक मस्तिष्क का ज्वर, जापानीज जापान का, ठीक। तो ये मच्छर के कारण होंगे। डी ऑप्शन, जब डेंगू फैलता है तो आपको पता है कूलर्स में पानी ना स्टोर करें आप, और वो मशीन वो धुआं करने वाले भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं जरूर अपने एनवायरनमेंट में देखी हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, देखें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एयर पंप इज कैप्ट इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू। एयर पंप आपने अगर ना देखा हो तो देख सकते हैं, इस तरीके का एयर पंप एक एक्वेरियम में, जिसमें मछली और बाकी कुछ कुछ चीजों को रखा जाता है, जैसे कि वो नहीं होता आपका कछुआ, ठीक। तो एक्वेरियम में एक पंप लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो क्या करेगा, उसका यूज क्या है एक्वेरियम में इस पंप का। ये एयर पंप जो है उसको क्यों इस्तेमाल में, हवा का पंप क्यों लगाया जाता है। चार ऑप्शंस हैं, प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाए वाटर में, एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द एक्वेरियम, या मेक वाटर क्लीनर। बताएं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, आप लोग के जो कमेंट्स हैं इतनी तेजी से जा रहे हैं। नहीं जी खुशबू, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन, सिंपल, ठीक। तो अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिसॉल्व इन वाटर, ये जो पंप है ये एयर पंप क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा वहां, रिलीज करेगा बार बार, तो ये क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा घुल पाएगी पानी में, और बाकी जो वहां पर रहने वाले जीव हैं वो जीवित रह पाएंगे। बी ऑप्शन सिंपल सही हुआ। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ वी ऑब्जर्व बर्ड्स वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ऑफन मूव देयर नेक, इट इज बिकॉज, मतलब कि अगर हम ऑब्जर्व करें बर्ड्स को, पक्षियों को, एक क्वेश्चन पक्षियों पर जरूर आता है, तो हम देखते हैं कि वो अपनी गर्दन को आगे पीछे करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हिलाते डुलाते हैं, एक जगह गर्दन टिका करके नहीं रखते पक्षी। इसका रीजन क्या है, पहला है देयर ईयर्स आर कवर्ड एंड दे कैन फ्लाई, उनके कान जो हैं वो ढके हुए हैं इसलिए वो उड़ सकते हैं, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। फिर है द बर्ड्स हैव 2 आईज, हाँ ये तो हमें पता ही है, 2 ही होती हैं आंखें। देयर आईज, यस नहीं है ये, देयर आईज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, या फिर इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। बताएं एक बार, बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग बहुत ही स्पीड में। सिंपल आंसर है इसका क्या, डी ऑप्शन, जितने भी लोग दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। डी ऑप्शन सिंपल आंसर है, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, अधिकांश पक्षियों में आंखें फिक्स होती हैं, इसलिए उनको पूरी गर्दन अपनी मूव करनी पड़ती है इधर उधर देखने के लिए। उनकी दोनों आंखें एक ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती हैं और उसका डिस्टेंस पता लगा सकती हैं, लेकिन उनकी जो गर्दन है, मतलब आईज जो हैं वो फिक्स्ड हैं, वो ऐसे साइड्स का नहीं देखेंगे, तो इसलिए क्या होगा, उनको बहुत ज्यादा मूव करनी पड़ती है अपनी गर्दन, ठीक। तो इसका ये एक रीजन हुआ, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने सेशन ना देखा हो तो पीछे के जो पार्ट्स हैं ईवीएस के क्लास के वो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है,
पूछा है कि कौन सा एक पक्षी है जो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है बहुत हद तक। मैना है, आउल है, क्रो है या कोयल है? आंसर कीजिए फटाफट से। आप लोग मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ आप लोग कितने लोग हैं। अभी 3500 लोग हैं, 2000 लोगों ने लाइक किया है। 1500 लोग, 2000 लोग गायब रहते हैं जो लाइक नहीं करते हैं। अगर सेशन पसंद आता है और सपोर्ट करने का मन करता है तो लाइक शेयर जरूर किया करो, अच्छा लगता है। आंसर कीजिए। बी, आउल, एग्जैक्टली। जो आंसर है वो उल्लू है, यानी आउल है। ये अपनी गर्दन को बहुत हद तक पीछे मूव कर सकता है। और अगर हम बात करें मैना की, तो अगर यहां ये लिखा होता झटके से कौन आगे पीछे करेगा, अब आगे पीछे करने की बात नहीं हुई है, ये बहुत एक्सटेंट तक 360 डिग्री आई थिंक, पता नहीं मूव कर सकता है या 180 डिग्री, लेकिन बहुत हद तक पीछे मोड़ सकता है गर्दन को, जितनी हम नहीं कर पाते। तो ये उल्लू है। लेकिन झटके से आगे पीछे करने की बात होती तो ये आंसर मैना हो जाता, जो इस बार पूछा हुआ था। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात है। आगे बढ़ेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था जो एनिमल्स रात में या बर्ड्स जो रात में जागते हैं उनको चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आती हैं, जो दिन में जागते हैं उनको थोड़ा बहुत कलर नजर आ जाता है। तो हमें ये भी पता है कि उल्लू को ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें दिखेंगी क्योंकि वो रात को जागता है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द खेजाड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री या खेजाड़ी ट्री ये कहाँ मिलेगा? हमने बात की थी, ये राजस्थान में मिलेगा, यानी कि इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। अब इसके बारे में 360 डिग्री करता है, हाँ 360 डिग्री करता होगा, मतलब बहुत एक्सटेंड तक, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैंने वो नहीं किया। क्या कहेंगे उसको पता नहीं, जो भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 7 है जो खिजाड़ी ट्री के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए है दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। ये पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी जगह पर पाया जाएगा जहां बहुत ज्यादा पानी नहीं अवेलेबल। फिर है बी ऑप्शन, इट ग्रोज विदाउट मच वाटर। इसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इट इज अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। भाई ये क्या है? एक शेडी ट्री है, मतलब एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेल सकते हैं। और डी ऑप्शन, इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक। ये अपनी जो ट्रंक है, जो वो बीच वाला हिस्सा होता है ना, उसमें पानी को स्टोर कर सकता है और बच्चे पतले पतले पाइप्स लगा करके पानी पी सकते हैं वहां से। कौन सी 3 चीजें इसमें से सही हैं? 3 चीजें सही हैं। ऑप्शन देख के आपको पता लग गया होगा कि सिर्फ 3 बातें सही होंगी। अगर 3 बातें सही हैं तो गलत कौन सी है सिर्फ वो ढूंढ लो, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। सिंपल है, तो ऐसी टाइम बचेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल हो गया। जो ये ट्री है, ये अपनी जो ट्रंक है, जो बीच वाला वो हिस्सा है, तना कहेंगे या जो भी कहेंगे, उसमें पानी को स्टोर नहीं करता। ये किसके बारे में है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। डी ऑप्शन किसके बारे में सही है? डी ऑप्शन किसके बारे में सही है बताओ एक बार। ये अभी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले, याद होगा आप लोगों को। बताओ, अभी तक आंसर नहीं आया, शायद स्लो चल रहा है। डेजर्ट ओक, बिल्कुल, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डेजर्ट ओक, उसके बारे में है ये बात कि वो अपनी जड़ों में, इसमें तने में पानी स्टोर कर लेता है और लोग उसमें स्ट्रॉ लगा करके पी सकते हैं। तो ये ओक ट्री के बारे में सही है, ना कि ओक ट्री पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसकी भी विशेषताओं को ध्यान से समझेंगे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। बिल्कुल रेगिस्तान में पाया जाएगा, इसको पानी की कम जरूरत होती है, बिना पानी के हो जाएगा ग्रो। और ये 3 चीजें बिल्कुल सही हैं। 1, 2, 3 यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ, ना कि डी। ठीक है, सिंपल। कौन कह रहा है ये अबू धाबी? अबू धाबी में नहीं मिलेगा। और अबू धाबी की कल आपने सही बताया ही था, दिरहम की बात हुई थी, ठीक है, जो करेंसी थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अब मधुबनी पेंटिंग्स इतना प्यारा और फेवरेट टॉपिक है सीटेट का कि कई बार आपको नए नए तरीके से पूछ लेता है। ठीक, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो बातें सही हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में वो चूज करनी है। पहला ऑप्शन है टू मेक दीज पेंटिंग्स इंडिगो टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एटसेट्रा आर यूज्ड। मतलब नील का जो और हल्दी का या फिर जो फ्लावर के कलर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है इन ट्रीज में। बात तो ठीक है। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश एटसेट्रा। हाँ बिल्कुल, जो एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं और जितने भी ये ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको ये शो करती हैं मधुबनी पेंटिंग, बहुत फेमस है। इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस मधुबनी। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार में है, और इसी से पता लग गया कि डी ऑप्शन गलत है। राजस्थान की नहीं, बिहार की डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। ठीक है बात, इसलिए एबीसी सही है। एबीसी कहाँ है? डी ऑप्शन में। सिंपल बात है इसमें, बिल्कुल आप आंसर तक पहुंच गए।
तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन इसमें सीटेट में बड़े फेमस क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ही प्यारे से और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट के, जिनमें आपको 4 स्टेटमेंट देगा, एक आपको चूज करना होगा उनमें से कौन सा गलत है या बाकी कितने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, Which of the following information may be obtained from a reserved rail ticket? रेल टिकट की हमने बात की थी, पुराने जमाने में वो कैसे आते थे, बिल्कुल वो एकदम ऐसे बिल्कुल बिस्किट जैसे। तो अभी बात हो रही है कि रेल टिकट पर क्या क्या आपको एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आंसर कीजिए। मैं अच्छी हूँ प्रियंका। पहला ऑप्शन है डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग, डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, मतलब डेट एंड टाइम जब आपने बुक किया उसको, डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, या फिर कोच नंबर, बर्थ नंबर एंड फेयर, नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर विद नेम, बोर्डिंग स्टेशन एंड लास्ट स्टेशन, और फिर लास्ट है डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एट द डेस्टिनेशन। बताएं एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आंसर कीजिए फटाफट से, कौन सा सही होगा इन 4 ऑप्शंस में से, कौन सा एक सही है। बहुत बढ़िया, सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। 1 मिनट में देख लेती हूँ आप लोग कितने लोग हैं। अच्छा, 4000 लोग हैं अभी इतनी रात को भी, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर क्या होगा? ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, मतलब सारी ही बातें सही हैं। अगर हम बात करें ट्रेन टिकट की, तो हम देख सकते हैं वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि कब आपने क्या किया और किस प्लेटफॉर्म से है, क्या एक प्राइस है टिकट का, कितने लोग हैं, है ना, ये सारी चीजें वहां अवेलेबल होंगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से चूज करना है। पहला ऑप्शन है एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। भाई वो एनिमल्स जिनके जो कान हैं वो बाहर होते हैं उनकी बॉडी से, और हेयर होते हैं उनके कहाँ, बाहर, मतलब जो भी बॉडी पे ऑब्वियसली। ठीक, तो मतलब हम अपने आप को काउंट कर सकते हैं, बट हम अपने आप को एनिमल नहीं मानते हैं, तो कोई बात नहीं, किसी और को काउंट कर लीजिए, भैंस, गाय, कोई भी ले लीजिए। ठीक, फिर है एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स। भाई जिनके जो कान हैं वो बाहर नहीं होते हैं, जैसे कि पक्षी हैं, जैसे लिजर्ड है ना, तो इन सब जिनके कान बाहर नहीं होते और जिनके हेयर नहीं होते बॉडी पर, वो क्या है? अंडे देते हैं। बाकी के 2 ऑप्शन हैं जो इसके ऑपोजिट हैं। बताइए एक बार कौन सी बात सही है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मीनाक्षी जी, नाम ले लिया आपका, बताइए एक बार आंसर कीजिए। सिर्फ 2 ही बातें सही हैं इनमें से, अब वो कौन सी 2 बातें हैं वो आप पहचानेंगे और फिर बताएंगे आउट ऑफ 10 आपने कितने ठीक किए क्वेश्चंस। फटाफट से बताइए। एक छोटा सा सेशन है जिसमें आपका बहुत सारा रिवीजन हुआ होगा। अगर मैं बात करूं इसकी ईवीएस की, तो सही है, आप लोग आंसर कर रहे हैं। आंसर क्या है इसका? फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड कहाँ है? डी ऑप्शन में। सिंपल बात, डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्यों सही है? एनिमल्स, भाई वो एनिमल्स जिनके बाहर कान होते हैं, बाल होते हैं बॉडी पर, वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके कान बाहर नहीं है और ना हेयर है बॉडी पर, वो अंडे देते हैं। ठीक, तो ये सिंपल बात है, ये हमने एनसीईआरटी के शायद 1st 2nd चैप्टर में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, बाकी के जो दोनों हैं ये ऑपोजिट कहे गए हैं, ये गलत हैं। अब किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आउट ऑफ 10 कितने आपने ठीक किए आज क्वेश्चंस, वो आप बताइएगा। और इसके अलावा आप लोगों ने, आज किसी ने पूछा था सुबह, जो आजकल डेली कोट मैंने फिर से स्टार्ट किया है बहुत टाइम के बाद, तो वो एक बेसिक बात है, लाइक शेयर अभी तक ना किया हो, भूल गए हो तो वो भी कर दीजिएगा। और कल मिलेंगे, कल कोशिश करती हूँ कि 9 बजे मिल पाए, कोशिश क्या करती हूँ, मिलेंगे कल तो 9 बजे, संडे वार्ता करेंगे, है ना। चलिए फिर, हाँ 1100 लोग हैं जो लाइक नहीं करते हैं, बट वो उनकी अपनी इच्छा है, अगर करके जाना चाहें तो कर सकते हैं। और बताइए कमेंट्स में मुझे जो भी बात हो। हाँ ठीक है, सिंपल बात, बिल्कुल बिल्कुल। आज सुबह वाले कोट का किसी ने कहा था एनालाइज करके बता देना इसको, और एक्सप्लेन करके, मतलब आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में मजा आता है मेरी, खैर मुझे भी आता है बहुत ज्यादा, बट ठीक है, मतलब उसमें तो कुछ था ही नहीं, वो तो एक सिंपल सा एक कोट है जो शायद हमारे पूर्वज भी कहते आ रहे होंगे कि सच बोलो, सच बोलने के बाद आपको याद नहीं रखना पड़ता आपने किसको क्या कहा है। और ये बहुत ही अमेजिंग सी बात होती है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो भी करते होंगे, मैं बहुत ज़्यादा थॉरोली फॉलो करती हूँ, है ना, क्योंकि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको ना किसी का डर रहता है, ना आपको कोई चीज़ छिपाने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, कुछ लोगों को वाहियात तरीकों से कुछ बोलने का मौका मिल सकता है, बट वो मैटर नहीं करता। और कुछ हैं महान लोग जिनको कुछ काम वाम है नहीं आजकल, वो जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो जिनकी पूरी दुनिया झूठ पे चलती है वो भी अगर बोलते हैं तो शर्म आनी चाहिए, अदरवाइज अगर मैंने बोलना शुरू किया प्रॉब्लम होगी, है ना। चलिए फिर, टेक केयर, ध्यान रखिए
और बिल्कुल आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10, अरे बहुत बढ़िया, 10 आउट ऑफ 10, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है। 7 आउट ऑफ 10, कोई बात नहीं सोनू, 8 तक लेकर के आओ। अब तो ये चैप्टर्स करा चुकी हूँ ना मैं, तभी डिस्कस किया, अभी तो मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे। अब कंटेंट करेंगे, बहुत दिन हो गए इसको डिस्कशन को। अब एक कुछ चैप्टर्स डिस्कस करेंगे ईवीएस में, और मैं कोशिश करती हूँ जो कमिंग वीक है किसी एक दिन इंग्लिश पेडागोजी का एक बड़ा सेशन रख के कुछ टॉपिक्स में आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वीक में सीडीपी के कुछ 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे एक साथ। तो ये काम भी धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। बाकी जून में तो बहुत कुछ आप लोगों को डिस्कस कराना ही है। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, है ना। गुड नाइट, कल मिलते हैं। स्कोर बता के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ, मोहम्मद अताउल्ला कह रहे हैं रेल टिकट पर यात्री का नाम नहीं आता है। हाँ, आई थिंक सो, तो हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हुई हो, वो डाउट आ रहा था मुझे। एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन को, देख लेते हैं क्या था उसमें। 1 मिनट रुको, 1 मिनट ही लगेगी, यही था आई थिंक। हाँ, ACDE, तो नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पैसेंजर, कोच नंबर। अच्छा, इसको एक उसमें स्टार मार्क कर लेना, कल मैं फिर इसको देख के तभी डिस्कस करेंगे कि क्या एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन गिवन है, और फिर रेल टिकट को देख करके। तो अभी के लिए जितने हैं उसको आउट ऑफ 9 काउंट कर लेना। टेक केयर, गुड नाइट। यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हम बात करेंगे पेपर 1 के लिए सीटेट में आपको एग्जैक्टली मतलब डायरेक्टली काम आता है अगर मैं कहूँ तो। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे सेशन में। ऑब्वियसली ईवीएस का सेशन है और मजा ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आज कंटेंट करेंगे। काफी दिन से हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो अब तक के हमने सेशंस किए थे, कुछ 9-10 सेशंस कंटेंट के, उनको डील किया। इसमें आप लोगों की डिमांड आ रही है एक, है ना, ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कहूंगी मैं, तो डिमांड आ रही है एक चीज की कि मैप करा दूं एक तो मैं इंडिया का जो मेन चीजें हैं जो ईवीएस में आए हुआ काम है, क्वेश्चंस हैं, और दूसरा पेडागोजी। तो ये काम होगा, ईवीएस कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे, उस पर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो थोड़ा सा देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, 13 सेशन है आज का, और सभी को गुड इवनिंग है भाई, जितने भी लोग, मैं एकदम अच्छे हूँ, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, सुसंध्या बिल्कुल। चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। हम लोग 9,67,000 यानी 67,000 हो चुके हैं मिलकर के। तो एक छोटा सा एक काम करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। वैसे तो मैं मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करते हम लोग। लाइक शेयर आप लोग कर सकते हैं, ऐसे रिकमेंड कर सकते हैं। जो लोग भी तैयारी कर रहे हो टीचिंग एग्जाम्स की, लॉकडाउन में वैसे भी सभी घर पे बैठे हैं, तो कुछ सीख लेंगे साथ में मिलकर के, तो शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसा देखते हैं, अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ जून तक या लास्ट वीक ऑफ मई तक अगर हम लोग 1 मिलियन हो जाते हैं तो बहुत सही रहेगा। एक चैलेंज की तरह आप ले सकते हैं इसको, तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। खैर, ये एक बेसिक बात हुई। टेलीग्राम चैनल की अगर मैं बात करूं, वहाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो ये पूरा जितने भी पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगे। इंग्लिश की मैं एक मैराथन सेशन लूंगी, इस हफ्ते लूंगी एक क्लास, जिसमें कंटेंट हम पेडागोजी का डिस्कस करेंगे। तो टेंशन मत लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप लोग। जितना मुझे कराना है उतना मैं कराऊंगी, इतने पढ़िए, जो आप बाकी के वीडियोस हैं उतने उनसे पढ़िए। आज का जो टॉपिक है वो है वॉन्डरिंग सीड्स, फिर हम पश्मीना शॉल के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक। तो अगर मैं बात करूं वॉन्डरिंग सीड्स की, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। वॉन्डरिंग सीड्स क्या है? जो सीड्स हैं वो घुमक्कड़ होते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो बीज होते हैं बेसिकली, जो अलग अलग, चाहे वो टमाटर के हों, चाहे वो किसी और चीज के हों, है ना। तो हाँ, टेलीग्राम पर बहुत कंफ्यूजन है। लेट्स लर्न स्क्वाड अगर सर्च करके आप ज्वाइन कर रहे हो तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी सब या तो मैंने नहीं बनाया या तो फिर वो एक्टिव नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो सिर्फ लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च करते हैं तो लेट्स लर्न एक चैनल है, 92,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा कोई और चैनल टेलीग्राम पर नहीं है, ठीक। तो घुमक्कड़ बीज कह सकते हैं इनको। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था उसका। वॉन्डरिंग सीट्स में एक व्यक्ति थे जिन्होंने वो वेलक्रो का निर्माण किया था, जो चिपक जाता है ना, आपके फ्लोटर्स में यूज होता है। तो उसी तरीके की बात इसमें होगी। वॉन्डरिंग सीट्स, बात कही गई है कि भाई सीट्स जो हैं, बीज जो हैं, वो एक जगह पर टिकते नहीं है, वो घुमक्कड़ होते हैं, मूव करते हैं एक से दूसरी जगह, और कैसे मूव करते हैं उसकी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां एक स्टेटमेंट है, द सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, दे कैन रीच फार एंड वाइड। मतलब कि
सीड्स जो हैं, ये बीज जो हैं क्या हैं, ये बहुत ही अच्छे ट्रैवलर्स हैं। ये क्या उस पर क्या कहें, इनका झोला उठा रहता है, ऐसे झोला उठा के चलते रहते हैं, कहीं भी रुकते नहीं है एक जगह। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, घुमक्कड़ हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, कितनी भी दूर, कितनी भी ऊंचाई, सॉरी चौड़ाइयों तक ये जा सकते हैं, कह सकते हैं। तो मतलब इसका एक एग्जाम्पल लें अगर, तो कह सकते हैं कि लोगों के पैरों के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हो जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इनके ट्रेवल होने के, डिस्पर्स होने के। ठीक, तो ये समझेंगे कि फैलाव क्या है सीड्स का, और सीड्स कैसे घुमक्कड़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और बहुत सारे ऐसे मसाले हमारे यहाँ आए जो सीड्स के कारण आए, जैसे चाहे कोई चीज अफगानिस्तान से आई, चाहे कुछ और आया, चिली वगैरह, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है बात, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे द सीड्स हैव मैनी टाइनी हुक्स which get stuck to clothes or fur. They can also travel through water. मतलब अब ये कैसे ट्रेवल कैसे करते हैं भाई, ऐसा पैर तो है नहीं इनके कि प्लेन पकड़ा और फ्लाइट ली और आ गए इंडिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या है, द सीड्स हैज मैनी टाइनी हुक्स, इनमें टाइनी हुक्स होते हैं, छोटे छोटे हुक्स होते हैं, जो या तो आपके कपड़ों से चिपक जाएंगे या तो बाकी चीजों से चिपक जाएंगे, क्लोथ से या फर से। और दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वाटर, कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो वाटर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नारियल का एग्जांपल लिया जाता है कि वो क्या है, ट्रेवल कर जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। और भी ऐसे बहुत सारे सीड्स हैं जो वाटर के थ्रू ट्रेवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये एक बात हुई, बिल्कुल सिंपल बात हुई यहां पर। तो इनमें क्या है, एक टाइनी हुक्स होते हैं, जो हुक होता है ना जो पकड़ लेता है किसी भी एक चीज को, तो उस तरीके के हुक होते हैं जो पकड़ लेते हैं किसी भी कपड़े को या फर को, जिसमें चिपक करके और चले जाते हैं। ठीक बात हुई, आगे बढ़ेंगे, एक मिनट रुको। हाँ, एग्जाम 5 को हो 15 को हो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ आप देख रहे हैं लेट्स लर्न पे एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है, डेली चल रहा है सेशन, तो तैयारी अपनी उसी के हिसाब से कीजिए, ऑफिशियल डेट जो है। आगे बढ़ते हैं, when the soybean pods are ripe they burst and the seeds are thrown out। भाई सोयाबीन पॉड्स जो हैं वो जब पक जाते हैं, इस तरीके से आप फोटो में देख पा रहे होगे, तो ये बर्स्ट करते हैं, मतलब ये फूटते हैं, एक तरीके से फैलाव हो जाता है इन बीजों का और ये बिखर जाते हैं बर्स्ट हो करके। जिससे क्या होगा, ये बाहर की तरफ फैलेंगे और ट्रेवल करेंगे, किसी के पैर में लगेंगे, किसी जानवर के थ्रू चले जाएंगे, उसके फरवर में लग करके। तो बहुत सारे तरीके हैं। आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम यूरोप। अब यहां पर एक काम की चीज है जहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम यूरोप, यूरोप से क्या आया है, कैबेज और पी, मतलब ये जो आपकी मटर है और ये जो आपकी गोभी है पत्ता, ये कहां से आई है, यूरोप से आई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक ग्रीन चिली के विषय में, आई थिंक कि वो कहां से ट्रेवल किया इन सीड्स ने, तो आप आंसर करेंगे यूरोप की बात है तो पत्ता गोभी और मटर। ठीक है बात, ये कहां से ट्रेवल करके आए हैं, यूरोप से। भाई वहां के यात्री आए, चाहे सामान लाने में ये आए, जैसे भी आए, बट ये इन्होंने ट्रेवल किया यूरोप से इंडिया में। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ग्रीन चिलीज, टोमेटो एंड पोटैटो वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। अब कुछ चीजें हैं जैसे हरी मिर्च, जिसको बड़े चाव से खाते हैं हम लोग, टोमेटो यानी कि टमाटर जो है आपका, ये हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ऐसे आज तो हम पूरा सब्जी उब्जी बना के ही रहेंगे यहाँ, है ना। तो ये तीनों चीजें कहां से आई हैं, साउथ अमेरिका से। ठीक, अफ्रीका मत बना देना इसको। तो साउथ अमेरिका से आई हैं कौन सी चीजें, आलू, टमाटर और मटर नहीं, मटर आपकी यूरोप से आई है, तो आलू, टमाटर और ये ग्रीन चिली, हरी मिर्च। ठीक है बात, तो यहां तक की बात क्लियर हुई। आगे बढ़ेंगे, 7 समुंदर पार करके, बिल्कुल सही बात है कोमल, है ना। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं डेली। अफ्रीका से क्या आया, अफ्रीका आपको पता ही है इधर, तो अफ्रीका से कॉफी बीन्स, जो आप देखते ही हैं काफी इस्तेमाल में लेते हैं हम आजकल, जैसे कॉफी के नशे करते हैं लोग शायद उनमें से एक मैं भी हूं, बट उतना भी नहीं, खैर। और ग्रीन भिंडी, ग्रीन भिंडी जानते ही हैं आप लोग। ठीक, तो ये कहां से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं। क्लियर हुई बात। ये पीपीटी आप डाउनलोड, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो काम कहीं नहीं है चीजें। ठीक है बात। तो कॉफी बीन्स कहाँ से आए हैं, जो आप बैठ करके जहां भी कॉफी पीते हैं, कई लोग शौकीन हैं, तो कॉफी बीन्स आए हैं अफ्रीका से। और ग्रीन भिंडी जो है वो भी आपकी अफ्रीका से आई हैं। ठीक है, अपनी फेवरेट सब्जी चूज करते रहना और देखते रहना कहाँ से आई है, सीड जो है इनके बीज कहाँ से आए हैं। मैं तीनों चीजों को रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। जो कैबेज है और यानी पत्ता गोभी और
पी यानी मटर, ये यूरोप से आई हैं। इसके अलावा जो आपका आलू, टमाटर और हरी मिर्च, ये साउथ अमेरिका से। इसके अलावा अफ्रीका से आपकी कॉफी बीन्स और ग्रीन भिंडी। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। अब हम आएंगे चंगथांग वैली या चंगथांग एक प्लेस है लद्दाख के पास। तो चंगथांग इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। इट हैज रॉकी प्लेन्स देयर। मतलब कि ये चंगथांग के लोग हैं, ठीक, चंगपास कहते हैं इन लोगों को, और ये इनका टेंट है जिसमें ये रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये इसको रेबो कहते हैं, रेनो नहीं है, ये रेबो है, ठीक है। तो ये एक बात है। और ये है कहाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं लद्दाख के पास। इसका बहुत सारा हिस्सा तिब्बत में भी है, बट हम बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है। तो ये चंगथांग है, चंगपा कहलाएंगे ऐसे लोग। बहुत बढ़िया। तो चंगपा कहलाएंगे ये लोग, और इनका जो टेंट है जो रेबो कहलाएगा। और ये लोग बेसिकली कहाँ रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहते हैं, जहां जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और ये जो इनका टेंट है इनको बहुत तगड़ी हवाओं से बचाता है, ठीक है। तो ये एक बात है। क्लियर हुई बात, यहां से यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। मैं कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ आप लोगों के। बहुत बढ़िया, सही है। कुछ 3000 लोग देख रहे हैं और 1800 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है। 1000 लोग गायब रहते हैं। चलिए अब इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। यहां से बेसिकली आज का जो कंटेंट है वो आपको याद ज्यादा रखना है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्चुअल हैं। चंगपा प्रजाति है, बिल्कुल। तो ये जो चंगपा प्रजाति है चंगथांग में रहती है, और बेसिकली ये ऑन द मूव रहते हैं। 2.5 घंटा लगता है इनको अपना सारा सामान पैक करके दूसरी जगह मूव करने में। हमें कोई कह दे हमारा तो जीवन निकल जाएगा कि भाई एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना है, तो पता नहीं दुनिया साथ लेकर के जाएंगे, है ना। तो ये बस अपने कुछ एनिमल्स को उठाते हैं और अपना सामान ये टेंट पैक करते हैं और निकल लेते हैं, ठीक। तो ये एक बात है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ। 5000 मीटर की ऊंचाई पे रह रहे हैं ये लोग, ये आप लोग देख रहे हैं। और हिमालय की, माउंट एवरेस्ट की बेसिकली कितनी ऊंचाई है, 8848 यानी 8900 राउंड फिगर में। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये लोग रह रहे हैं, जहां ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सीरियस लग रही हो आज? नहीं, पता नहीं मैं कब क्या लगने लगूं, ऐसा नहीं है, ऐसे हंसूंगी, ठीक। एट अ वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ, हेडेक एंड फील वीक। मतलब कि ज्यादा ऊंचाई पर लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट फील होता है उनको सांस लेने में, सर में दर्द होने लगेगा और उनको कमजोरी फील होगी। ऐसा बिल्कुल आपके साथ भी हुआ होगा अगर आप कहीं बहुत ऊंचाई पर गए होंगे, लद्दाख वद्दाख, या इवन इधर गैंगटॉक में भी जो आप चाइना बॉर्डर तक पहुंचेंगे तो ऐसी स्थिति बनने लगेगी। तो बेसिकली बात क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हेडेक फील हो सकता है, वीक फील हो सकता है। कई लोग सिलेंडर तक लेकर के जाते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है बात। इसके अलावा चंगपा जो ये ट्राइब है, ये जो जनजाति है, प्रजाति है, जो भी कहेंगे आप, जनजाति कहेंगे, तो चंगपा प्रजाति जो कि चंगथांग में मिलेगी। चंगथांग कहाँ है, लद्दाख के पास, ठीक। तो चंगपा आ ट्राइब लिविंग, ये जो जनजाति है, एक पूरी प्रजाति है, ये कहाँ रहती है, माउंटेन्स पर, यानी पहाड़ों में, ऑब्वियसली 5000 मीटर की ऊंचाई पर। द चंगपा ट्राइब हैज ओनली अबाउट 5000 पीपल। अब आपको एक सिमिलैरिटी मिली होगी यहाँ कि जो चंगपा ट्राइब है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है, और 5000 ही लोग हैं इनकी ट्राइब में टोटल मिला करके, ठीक है। तो टोटल मिला करके 5000 ही लोग हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द चंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव। यही बात मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ये हमेशा घूमते फिरते रहते हैं अपने गोट्स, जो इनकी बकरियां और भेड़ हैं उनके साथ, गोट्स एंड शीप के साथ, ठीक है बात। दे गेट ऑल दैट दे नीड। इनको सब कुछ मिल जाता है अपने एनिमल्स से, चाहे वो इनकी बकरी हो चाहे वो भेड़ हो। क्या, मिल्क यानी कि दूध, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। तो इनके लिए सब कुछ सफिशिएंट है। इनके जो एनिमल्स हैं जो इनके साथ चलते हैं वो इनके लिए पूरा लिविंग का जुगाड़ करके चलते हैं। तो ये अपने जो पालतू पशु हैं उनको लेकर के जाते हैं, चाहे वो बकरियां हो, भेड़ हो, और इनसे इन्हें मीट मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है, टेंट्स के लिए स्किन मिल जाती है, उस स्किन से ये बना लेंगे, और वूल मिल जाती है कोट्स और स्वेटर्स के लिए, जो ऊन है जिससे सर्वाइव कर सकें ठंड में, ठीक है बात। फिर इसके बाद if a family has more animals it is considered rich and important। जिस
परिवार के पास 5,000 तो लोग ही हैं इनकी पूरी ट्राइब में ही, तो जिस परिवार के पास जितने ज्यादा पशु हैं, एनिमल्स हैं, वो उतना अमीर है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। पहले होता था ना, मतलब ऐसे आपने महाभारत में भी आई थिंक देखा होगा, यज्ञ वज्ञ करते थे, ऐसे द्रोणाचार्य उठा करके ले आते थे गाय वाय, ठीक। तो वो बेसिकली पहले अपने आप में एक एसेट थी। एनिमल्स जो पालतू पशु हैं वो एक एसेट है, एक संसाधन कह लीजिए, या एक प्रॉपर्टी की तरह मान सकते हैं। तो जितने ज्यादा एनिमल जिनके पास होते हैं, जिस फैमिली के पास, उसको उतना ही रिच माना जाएगा। मतलब ऐसे ये बैंक बैलेंस के जैसा है इनके लिए, है ना। फिर है फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द फेमस पश्मीना वूल। अब ये इंपॉर्टेंट है, पश्मीना शॉल शायद आपने सुना होगा। तो ये जो इनकी स्पेशल गोट्स हैं, जो स्पेशल बकरियां हैं, ये नॉर्मल बकरी नहीं है, उनसे इनको वूल मिलती है, ऊन मिलती है, जिससे पश्मीना शॉल बना पाते हैं। ठीक है बात, सीटेट के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास। ठीक हुई बात यहां तक की, क्लियर? आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। सैटरडे क्लास हाँ हुई थी, डेली होती है यार, 7 दिन चलता है सेशन, तो बस संडे को पढ़ाई नहीं होती अब 2 हफ्ते से। उससे पहले तो मैं पढ़ाई भी करा रही थी संडे को भी। चलो आगे बढ़ते हैं, चंगपास के बारे में कुछ और जान लेते हैं। द चंगपा ग्रेज देयर गॉड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर, यानी फर। अब यहां पर बात क्या है, जो चंगपा है, ये जो चंगपा जनजाति है, ये क्या करती है, जो इनकी बकरियां हैं उनको हाई ऑल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर और ठंडे जगह पर, भाई ऊंचाई है तो ऑब्वियसली जितना हाई ऑल्टीट्यूड होगा उतनी ठंड होगी, तो कोल्ड प्लेसेस पर और ऊंचाई पर, हाई ऑल्टीट्यूड्स पर ये अपनी बकरियों को क्या करते हैं, चराते हैं एक तरीके से। और जिससे जो ये बकरियां हैं, जितनी ज्यादा ठंड में ये होंगी, जितनी ऊंचाई पर होंगी, जितनी ज्यादा ठंड होगी, उतना ही सॉफ्ट इनके फर यानी कि इनके बाल आएंगे, और जितने सॉफ्ट बाल आएंगे उतना अच्छा पश्मीना बनेगा। ठीक है बात। दे स्टे हाई अपॉन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस बिकॉज दैट इज वेयर दीज गोट्स कैन लिव। अब ये जो चंगपाज हैं, ये इतने हाई एल्टीट्यूड पे इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये जो गोट्स हैं, ये जो बकरियां हैं, वो वहीं रह सकती हैं, ठीक है, इतनी ठंड में ही। दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड। अब यही इनका क्या कहेंगे इसको, मतलब रोजी रोटी है एक तरीके से, ये कह सकते हैं। तो दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड। क्लियर हुई बात? तो कह सकते हैं भाई इनके लिए क्या, ये अपनी गोट्स को चराते हैं, इसके अलावा ये क्या करते हैं, क्या करेंगे मतलब, और बाकी चीजें जो टेंट वेंट है इनके लिए, पशु जो है इनके लिए वो बहुत बड़ा एक लाइवलीहुड का साधन है। जैसे मेरे कई दोस्त मजाक करते हैं तो मैं उनको बोलते हैं, मैं ऐसे फ्री में एक्सप्लेन नहीं करती, बोलने के पैसे लगते हैं, तो मतलब ऐसे मैं बोल के खाना चलता है। तो खैर ये सब तो मजाक की बात है। तो ये इनका लाइवलीहुड हुआ। आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। अब पश्मीना की बात कर लेते हैं। पश्मीना शॉल ये आप देख पा रहे होंगे, इसको एनसीईआरटी में भी देखा होगा जिन लोगों ने एनसीईआरटी के पहले दर्शन किए हैं तो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी पश्मीना के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली। चलिए आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आते हैं फिर। पश्मीना, फेमस पश्मीना शॉल के बारे में बात हो रही है। ये है पश्मीना शॉल, आप देख पा रहे हैं, गूगल भी कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहां पर इसके बारे में खास क्या है भाई, ये जो एक शॉल है ना, ये एक पश्मीना शॉल कितने नॉर्मल स्वेटर्स के बराबर है। 6 स्वेटर आप पहनेंगे, जितनी गर्माई आपके 6 स्वेटर्स में होंगी, 6 स्वेटर्स में होंगी, उतनी एक पश्मीना शॉल में होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। 6 की जगह 12 मत लगा देना। 6 शॉल के बराबर एक शॉल में, या 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल में क्या होगी, गर्माई होगी बहुत ज्यादा। ये क्या होगा, अपने आप में वार्म होगा, लेकिन पतला और सॉफ्ट होता है ना। तो इट इज वेरी थिन, बहुत ही पतला है और बहुत ही वार्म है। The goats from which the soft पश्मीना wool is collected। भाई ये जो गोट्स हैं, ये जो बकरियां हैं, इनसे क्या होता है, सॉफ्ट पश्मीना को आप क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं। ये तो सिंपल बात हमने अभी समझी थी। आर फाउंड ऑन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 5000 मीटर्स। ये हम समझ चुके हैं, रिवीजन के लिए अच्छा है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेंगी, जहां पर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी बिलो 0 डिग्री रहेगा और -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ठीक है। फिर है अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी
विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। मतलब कि ये जो ऑब्वियसली हमने अभी समझा था, वो जो बकरियां हैं जिनको चंगपा ट्राइब क्या करते हैं, ग्रेज कराती हैं बहुत ही ऊंचाई पर ले जा करके, उनके ऊपर ज्यादा ठंड में एक कोट जैसा बन जाता है उनके फर से, और उसके थ्रू ये पश्मीना बनाया जाएगा। सिंपल बात हुई। और इसके साथ अगर हम बात करें तो ये जो बकरियां हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर। जो उनके बाल हैं वो झड़ते हैं कब? समर में। जो ये फर है जिससे ये बनाया जाएगा। दिस हेयर इज सो फाइन। ये जो इन बकरियों का जो बाल है वो इतना फाइन है, इतना पतला है, जितना कि दैट 6 of these would be as thick as 1 hair of yours। मतलब मेरे और आपका अगर एक बाल लें तो उसमें से 6 बाल बन जाएंगे, इतना पतला है। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन हेयर ऑलरेडी पतला है, उसके अलावा ये और ज्यादा थिन और शार्प कह सकते हैं इसको। तो 6 बालों के बराबर मतलब आपका एक बाल और ये 6 बाल, जिससे ये पश्मीना बनाया जाता है। तो ऑब्वियस है कि हल्का क्यों है और पतला क्यों है, सॉफ्ट क्यों है, इसका रीजन हम जान चुके हैं। ठीक है, मुझे भी चाहिए। अरे बहुत बढ़िया, सही है सही है। आगे बढ़ते हैं। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन। इसको वीव नहीं कर सकते मशीन्स में, इसलिए जो वीवर्स हैं वो हाथ से इसको बनाते हैं कश्मीर में। ठीक है, दीज शॉल्स कहां बनेंगे? हाथ से बनाए जाएंगे कश्मीर के अंदर। दिस इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। बहुत टाइम लगता है, 250 घंटे लग जाते हैं एक पश्मीना शॉल को बनने में। 250 घंटे आप समझते हैं, 250 घंटे में दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, तो 250 घंटे बनते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पश्मीना शॉल पर। ठीक है बात। 1 प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड 250 घंटे में। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी। अगर इसमें एम्ब्रॉयडरी और हो जाए तो बस जमाना लग जाएगा, फिर एक शॉल ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब कुछ कुछ चीजें हैं, मैं एक बार आपको हाईलाइट करा देती हूं। एक पश्मीना जो शॉल है वो 6 स्वेटर्स के बराबर गर्म होगा। जो ये कैसा है? बहुत ही पतला होगा, बहुत ही सॉफ्ट होगा, वार्म होगा। और आपका जो एक बाल है, जिन बकरियों के बालों से इसको या फर से बनाया जाता है, वो इतने पतले होते हैं कि हमारा एक बाल में उनके 6 बाल बनेंगे। ठीक है, और इसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं, क्योंकि इसको हाथ से वीव किया जाता है, मशीन का यूज नहीं हो सकता, कश्मीर में बनाया जाता है। ये बेसिक बेसिक बातें थी। -40 डिग्री सेल्सियस में जो गोट्स हैं जिनके थ्रू ये हेयर मतलब जो शेड करती हैं समर में, वो -40 डिग्री सेल्सियस तक मतलब बहुत ठंड में रहती हैं, 5000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। क्लियर हो गई बात यहां तक की? कुछ कुछ चीजें बोरिंग लग सकती हैं, बट आपको ये डेटा है जो याद भी रखना है, और इंटरेस्टिंग वे में आप जोड़ करके कहानियां बना सकते हैं। ठीक है। द चंगपाज कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स। जो चंगपाज हैं, ये जो चंगपा हम अभी बात कर रहे थे, ये पूरी जो एक प्रजाति है क्या करती है? अपने सारा जो भी ये इनके पास है, अपना खाना पीना रहना जो भी है, वो अपने हॉर्सेज पर, यानी कि अपने घोड़ों पर लाद करके, और याक्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं फोटोज में याक्स को, इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours, 2.5 घंटे में पैक करके ऐसे घोड़े वोड़े पर लगा के, याक पर लगा करके सारा सामान, और ये निकल लेते हैं। ठीक, तो ये एक बात हुई। तो ये रुकते नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। फिर है याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर। जो याक के हेयर हैं उसको भी क्या स्ट्रिप्स बनाने में यूज किया जाता है, जिससे उनको ठंड वंड में मदद मिल जाती है, स्ट्रांग होते हैं, वार्म होते हैं, और आइसी कोल्ड जो मतलब बहुत ठंडी है वहां पे बिल्कुल जमाने वाली, उससे बचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्रीज। अब ये बात तो हमें पता ही है कि जो विंटर्स हैं, अगर समर में इतना है तो विंटर्स में क्या है, और गिरेगा टेम्परेचर। और जो विंड है यानी जो हवा है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर दौड़ लगाएगी हवा, तो समझ ही सकते हैं असली जो ठंड है वो हवा की होती है, कई बार आपने फील किया होगा। ठीक है, तो ये एक बात है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1 मिनट रुको। कौन है ये डांस चैनल को प्रमोट कर रहा है भाई? नरेंद्र कह रहे हैं जहां से 1 नंबर आ जाए वो बोरिंग नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। और ये पश्मीना शॉल का 1 नंबर तो बड़ा भारी है, क्योंकि 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें कंफ्यूज करेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये एक बात है। खैर, इन चंगपा लैंग्वेज चंगथांग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। तो ये बात याद रखने की, आज तक पूछा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चंगपा लैंग्वेज में जो ये चंगपा जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चंगथांग का मतलब है, चंगथांग प्लेस है ना जहां ये पाए जाते हैं, तो चंगथांग का मतलब है अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव, जहां बहुत कम लोग रहते हो। ठीक है, तो ये एक बात है, कम लोगों के रहने की जगह को चंगथांग कहते हैं। अगर इसका मतलब देखें, अब इनके रेबो से मिल लीजिए आप। द चंगपाज कॉल देयर टेंट्स रेबो। जो चंगपाज हैं वो अपने टेंट्स को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं।
ठीक है, ये क्या है, रेबो कहलाएंगे इनके टेंट्स, और इनको ये बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, और जल्दी से पैक भी हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। होपफुली इतनी सी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ ठीक है, बात बहुत बढ़िया, सही है जी, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। इटिनेरेंट है एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, अनिता कह रही हैं आप पढ़ाएं और बोर हूं, नहीं हो सकता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। और एक छोटी सी इसमें चीज है, चंगथांग की हमने बात कर ली, भाषा की, बस यही बात की कि जब हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं तो माउंटेन्स में क्या होता है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि जो एयर है, हवा है, वो ठंडी तो होती ही है, इसके अलावा उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक लेकर के जाने पड़ सकते हैं जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं या बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, तो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत, सर में दर्द, कमजोरी, ये सब फील होगा। आज की कहानी इतनी ही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा ही है। तो कल मिलेंगे, कल डिस्कशन करेंगे, कल यही डिस्कशन करेंगे। मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा बहुत हद तक खत्म कर लिया जाए, फिर तो मेरे हाथ की बातें हैं ये तो, क्योंकि एनसीईआरटी की पूरी पूरी समरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने निकाला हुआ है, कुछ कुछ चीज़ों को स्किप भी किया है। उसके बाद तो चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, सीडीपी हो, और मैथ्स में सिर्फ 100 क्वेश्चन कराने हैं, उसमें से 10 आएंगे, तो वो इशू नहीं है। इसके अलावा हिंदी हो, उसमें भी क्वेश्चंस के थ्रू चलेंगे, तो वो सब तो हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा अभी टारगेट करते हैं, 2-3 दिन अगले इसको थोड़ा सा निपटाते हैं। ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है, 3rd 4th 5th मिला करके, और आधा हो जाएगा। ठीक है बात, तो तैयारी अपनी 5 जुलाई के हिसाब से कीजिए, मैंने पहले भी कहा था, और ऑफिशियल डेट अभी तक तो वही है। और जब मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ हर टाइम हर दिन, तो मतलब आपको तो करनी ही चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए लाइक शेयर कीजिएगा, अगर सेशन पसंद आया हो तो रिवाइज कीजिएगा, कुछ ये पॉइंट्स बेसिकली मिल जाएंगे, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ मिल जाएंगे। ठीक, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जब आप ये लिख करके सर्च करोगे तब लेट्स लर्न चैनल मिलेगा, और लर्न कैपिटल होगा। 92,000 लोग हैं, तो देख करके सब्सक्राइब करना, पता चले आप कोई और सब्सक्राइब कर लें फिर आपको पीडीएफ ना मिले। ठीक, तो ये एक बात है छोटी सी। और चलिए फिर देखते हैं हम लोग कब तक 1 मिलियन होते हैं, ये थोड़ा एक एक्साइटमेंट बढ़ाने का तरीका है, बाकी तो ठीक है, नंबर्स चलते रहते हैं जीवन भर, बट अच्छा लगता है। और लाइक शेयर आप लोग कर ही रहे हैं डेली। चलिए ध्यान रखिए अपना, कल मिलते हैं। सेशन बढ़ा देंगे, जून में बढ़ाएंगे, 2 सेशन करेंगे, अभी बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इतने उसको देखो। ठीक है, टेक केयर। पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम पर।